अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मिड टर्म की तैयारी कर रहे होंगे। आज मिड टर्म के हवाले से ही मैं आपके पास वीडियो लेके आई हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आपने CS 302 की मिड टर्म की तैयारी कैसे करनी है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इसकी तैयारी के लिए परेशान हैं क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट है CS 302। तो आज इसकी मिड टर्म की तैयारी में आपने क्या चीज़ें जो हैं वो प्रिपेयर करनी है, कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं, कौन से MCQs जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, ये तमाम चीज़ें जो हैं मैं आपको यहाँ पे प्रिपेयर करवाऊँगी। तो सबसे पहले वो व्यूवर्स जो चैनल पे न्यू हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल के साथ अटैच हो जाएं ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिलती रहे, ठीक है। और इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अपलोड करूंगी 100 MCQs इस सब्जेक्ट के हवाले से, मिड टर्म की प्रिपरेशन के हवाले से। और वो 100 MCQs जो होगा वो क्या होगा कि ईच लेसन में, ईच चैप्टर में जितने भी MCQs होंगे वो तमाम MCQs आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप उन तमाम MCQs को तैयार करें और जब आपका मिड टर्म का पेपर हो तो उसमें आपके एटलीस्ट MCQs जो हों उसमें आपके फुल मार्क्स आएँ, ठीक है। तो जब आप फुल मार्क्स लेंगे MCQs में तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा होगा। साथ में आपने सब्जेक्टिव की भी तैयारी करनी है और सब्जेक्टिव की तैयारी में आज आपको इस वीडियो में करवाऊँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं लेसन 1 से। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि यहाँ पे एनालॉग एंड डिजिटल का थोड़ा सा डिफरेंस बताया गया है, तो ये डिफरेंस आपने नहीं करना, ठीक है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी मैं बस आपको वही करवाऊँगी जो पहले पेपर में आ चुकी हैं या जिनके आने के चांसेस हैं। तो उसके बाद क्या है कि डिजिटल रिप्रेजेंटिंग ऑफ क्वांटिटीज़, यहाँ से बस आपने देखना है कि डिजिटल और क्वांटिटीज़, ठीक है, कॉन्टीन्यूस में क्या फ़र्क है, ये दो चीज़ें आपने देखनी है। जस्ट ये फर्स्ट लाइन देख लें, ठीक है, कि डिजिटल और एनालॉग जो होती हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और कैसे डिफरेंट होते हैं ये फर्स्ट लाइन जब आप रीड करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है MCQs में पूछा जाए, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ से आपने मज़ीद कुछ भी नहीं करना, यहाँ से आपने मज़ीद कुछ भी नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट ये नीचे है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग ऑफ कॉन्टीन्यूस एंड डिजिटल क्वांटिटीज़, ये भी आपने नहीं करनी यहाँ से। हाँ जी, ये वाली डेफिनेशन जो है ये बार बार पेपर में पूछी जाती है। इस फर्स्ट चैप्टर में ये आपने करना है क्या, डिजिटल सिस्टम्स एंड डिजिटल वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है डिजिटल सिस्टम्स क्या है, ये डिजिटल वैल्यूज़ क्या है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये सारा रीड करना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ क्या है। डिजिटल सिस्टम जो होता है वो डिज़ाइन किया जाता है वो विद टू वोल्टेज वैल्यूज़। डिजिटल सिस्टम में जस्ट दो वोल्टेज वैल्यूज़ होती हैं, क्या होती है, एक +5 होती है और एक क्या होती है 0 एंड 1 होती है, ठीक है, 0 एंड 1। तो जो +5 है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हाई स्टेट को, यहाँ पे लॉजिक 1 को। तो जो 0 है, 0 वोल्ट है, उसको किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो लॉजिक स्लो स्टेट होती है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 स्टेट से। इट्स मीन कि डिजिटल वैल्यूज़ जो हैं वो दो ही हैं, 0 और 1। तो यही उसने बताया गया। नेक्स्ट ये देखें, इस तरह से 0 1 के अलावा भी हो सकती हैं, इस तरह से ऑन या ऑफ। देखिए एक और दो, दो ही हैं, ऑन ऑफ, ब्लैक वाइट, हॉट हॉट ओल्ड, ठीक है, मूविंग स्टेशनरी। तो इस तरह से दो हो सकती हैं, ट्रू फॉल्स ये भी हो सकता है। तो इस तरह से डिजिटल सिस्टम या डिजिटल वैल्यूज़ होती हैं। बस ये आपने देखना ही है, आपके डेफिनेशन में पूछा जा सकता है या फिर आपका MCQs में पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम्स। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है आपको ये भी पता है। तो वो नंबर्स जिनकी बेस 2 होती है वो बाइनरी नंबर होते हैं और उसमें क्या होता है कि 0 1, बाइनरी नंबर में जस्ट दो ही वैल्यूज़ होती हैं, 0 या फिर 1। तो यहाँ पे जस्ट आपने यही लाइन करनी है जो मैंने आपको बताई है, उसके बाद आपने नीचे से कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आ गया एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इन डिजिटल डोमेन, ये भी नहीं करना आपने। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बाय आर डिजिटल सिस्टम, इसको जस्ट आपने रीड करना है, ठीक है, जस्ट आपने रीड करना है। उसके बाद ये डिजिटल सिस्टम की अगेन डेफिनेशन आ गई है
तो इतनी सी आप कर लें। प्रॉपर डेफिनेशन ये है डिजिटल सिस्टम की, तो ये आपने करनी है। नेक्स्ट उसके बाद आपने यहाँ से थोड़ा सा बन रहा है MCQs, ये आपने करना है, ठीक है। लॉजिकल गेट्स क्या हैं यहाँ पे 3 लॉजिकल गेट्स का बताया गया, एंड गेट, और गेट, एंड इन्वर्टर यानी कि नॉट गेट। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए 2 और अनदर गेट होते हैं, कौन से, नॉर एंड नैंड। उसके बाद एक्स और एक्स नॉर, ठीक है। और ये आपने करना है, 2-4 लाइनें हैं, इसमें से MCQs आएगा आपको। उसके बाद ये नेक्स्ट वाली लाइन भी कर ले कि इन गेट्स को क्या कहते हैं। हाँ, इन गेट्स को बूलियन ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बस आपने ये करना है MCQs के लास्ट से। उसके बाद आपने ये डायग्राम्स जो हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड, नॉर, एक्स और एक्स नॉर, जो गेट हमने ऊपर पढ़े हैं उनकी यहाँ पे डायग्राम दी गई हैं। इन डायग्राम को आपने देख लेना है। ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है, कोई एक डायग्राम दी गई हो, नीचे 4 नेम दिए हैं और पूछा जाए कि ये किसकी डायग्राम है, तो आपने सेलेक्ट करना है जिसकी होगी। इस तरह से आपसे इसमें MCQs पूछा जाएगा। सो ये डायग्राम्स आपने देख लेनी है किस गेट की कौन सी डायग्राम है। उसके बाद नीचे से भी आपने कुछ नहीं करना। बस यही चीज़ें थी मेरे ख्याल से इस लेक्चर में। और नेक्स्ट क्या है, यहाँ से भी आपने कुछ नहीं करना। ये फर्स्ट लेक्चर है, इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ भी जो है वो भी MCQs के तौर पे हैं। PLDs है तो इम्पोर्टेंट, लेकिन ये नेक्स्ट अगेन आएगा तब हम कर लेंगे। मेमोरी का आपको बताना चाहिए कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लिया आप, ठीक है। यहाँ से कर लें, मेमोरी इज़ ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। ये आपने रीड कर लेना है। वैसे तो आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है काफ़ी दफ़ा, तो आप एक दफ़ा बस रीड कर लीजिएगा कि मेमोरी को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, उसमें डाटा स्टोर किया जा सकता है। और 2 तरह की मेमोरी होती है, रैम और रोम। और एक वोलेटाइल होती है, एक नॉन वोलेटाइल होती है। जो नॉन वोलेटाइल होती है उसमें क्या होता है कि जब लाइट चली जाती है तो उसमें जितना भी डाटा होता है वो उड़ जाता है, ठीक है, बिकॉज वो हमने सेव नहीं किया होता। तो बस यही इसमें डिफरेंस है, ये आपने रीड कर लेना एक दफ़ा। तो उम्मीद है कि मुझे आपको पहले ही आता होगा। नेक्स्ट इसमें से भी आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद ये चीज़ है समझने वाली, ठीक है। नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने नंबर्स होते हैं, ठीक है, टोटल 10 नंबर्स होते हैं, ये आपने देख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये देखनी है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन बाद में भी हम अपने लेक्चर्स में यूज़ करेंगे। और डेसिमल नंबर की बेस कितनी होती है, 10। ये MCQs के लिहाज से आपने देख लेना है। तो ये कैसे आया, लाइक हमारे पास ये नंबर था, इसको हमने वेट में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम, पहले सबसे पहले हम राइट से स्टार्ट करेंगे 5 से, ठीक है। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 10 से क्यों, बिकॉज डेसिमल नंबर की हमारे पास बेस क्या होती है, 10। 5 को हमने मल्टीप्लाई किया 10 की पावर 0, ठीक है। देन हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 10, और पहले 0 थी अब 1 हो गई, ठीक है। अगेन हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और अब इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, ये देखिए 0, 1 और 2। इट्स मीन 10 की बेस के ऊपर क्या आएगा, 2। तो इसी तरह से ही है ये। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो फ्रैक्शन नंबर सिस्टम जो है इसका भी आपको अगेन डेसिमल की तरह हमारे पास है क्या, फ्रैक्शंस इन डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसमें क्या है, अगेन ये देखिए, लाइक अगर हमें इस तरह से ये नंबर दिया गया हो तो क्या होगा कि जो पॉइंट से पहले है, ठीक है, उसमें हम 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव लगाएंगे, और जो पॉइंट से बाद में है उसकी जो डेसिमल में पावर है वो माइनस में आएगी। जस्ट इसमें ये डिफरेंस होगा। सेम उसी तरह से पहले आप इसको ले लें, ठीक है। 2 की पावर क्या होगी, 10 की पावर 0, फिर 8 की 2 की पावर 10 की पावर 1, 3 की 10 की पावर 2। तो जब पॉइंट की बात है अब उनको देख लेते हैं। तो 9 की क्या होगी, तो यहाँ पे 0 था तो 9 यहाँ पे क्या होगा, 10 की पावर -1 और 10 की पावर -2। यहाँ पे अगेन ये देखिए सेम उसी तरह से बताया गया। अगर हम आपको इस तरह से दिया गया हो ये, तो इसको भी आप किस तरह से लिख सकते हैं, लाइक ये देखें, ये इस तरह से आपको दिया गया तो आपने कैसे करना है, ये देखिए 3 लिखना है आपने। 10 की पावर 2 है, इट्स मीन के 2 0 आएंगे 10 के बाद, 3 के बाद। उसके बाद क्या है 8, और 10 की पावर 1 है, इट्स मीन के 8 के बाद 1 0 आएगा, ये देखें 80। कोई भी ज़ीरो है, ठीक है, इट्स मीन कोई भी 0 नहीं आएगा और जस्ट 2 आएगा। उसके बाद
-1 है, इट्स मीन कि इससे पहले जो है वो पॉइंट 0 पॉइंट आएगा, ठीक है, और इसके पहले क्या आएगा 0.01। देखिए तो सबको ऐड किया तो हमारे पास ये नंबर अगेन आ गया। उसके बाद है हमारे पास केमैन सिस्टम। केमैन नंबर सिस्टम जो है ये जो हमने 2 नंबर सिस्टम पढ़े हैं उन दोनों से इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये थोड़ा सा डिफरेंट है और ना ही ये आपने पहले सीखा हुआ है। केमैन नंबर सिस्टम, केमैन नंबर सिस्टम जो है वो क्या है कि उसको यहाँ से आप देखें, केमैन यूज अ नंबर सिस्टम दैट हैज़ 5 डिस्टिंक्ट शेप्स। यार केमैन नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं, हमारे पास 5 डिस्टिंक्ट शेप होते हैं और उन्हीं शेप को यूज़ करके हमने ये नंबर सिस्टम बनाना होता है। लाइक हमारे पास ये देखिए ये सिग्मा है, सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करेगा 1 0 को, डेल किसको रिप्रेजेंट करेगा 1 को, और ये ग्रेटर देन किसको रिप्रेजेंट करेगा 2 को, और ये ओम किसको रिप्रेजेंट करेगा 3 को, एंड ये अप एरो जो है अब एरो किसको रिप्रेजेंट करेगा 4 को। इट्स मीन कि हमारे पास 0 1 2 3 4 ये 5 नंबर जो है हमारे पास केमैन नंबर सिस्टम में है और इन्हीं नंबर्स को यूज़ करके हमने डेसिमल नंबर्स लिखने होते हैं। लाइक ये देखिए 0 क्या है 0 1 2 3 4। देन हम 4 से नेक्स्ट अगर हमने लिखते हैं वो हम कैसे लिखेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे कि हम इसको जो है ये जो डेल है इसको साथ लेंगे, ठीक है, और तमाम नंबर्स जो हैं उनको लिखेंगे। डेल हमने साथ ले लिया, अगेन हमने 0 से शुरू किया और ओम तक एरो तक लिख लिया, ठीक है, ये देखिए एरो तक लिख लिया। अब हमारे पास क्या होगा कि जब हम 9 से भी आगे चले जाएंगे हमें 10 का लिखना होगा, ठीक है, अगेन 4 नंबर हो गए हैं, 5 नंबर। अब हमने नेक्स्ट 5 लिखने हैं तो वो हम कैसे लिखेंगे, अब हम इस डेल से नेक्स्ट जो है उसको लेंगे और 5 टाइम्स उसको लिखेंगे और साथ में यहाँ सिग्मा से लेके एरो तक अगेन लिखेंगे। ये देखिए इसी तरह से 20 तक यहाँ पे लिखा गया, आपने अगेन एक दफ़ा देख लेना है। और एक यहाँ से एक जो MCQs बन रहा है वो ये है कि केमैन नंबर सिस्टम की बेस जो होती है वो 5 होती है। ये MCQs बार बार रिपीट होता है। केमैन नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है 5। उसके बाद केमैन नंबर सिस्टम को उसकी रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। लाइक ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ये देखें यहाँ पे हमने 5 क्यों लगाया डेल के साथ, 5 इसलिए लगाया बिकॉज ये केमैन नंबर सिस्टम है और केमैन नंबर सिस्टम की बेस कितनी है 5, तो इसलिए हमने यहाँ पे 5 लगाया। बाकी सारा उसी तरह से 0 और 1, ठीक है। ये हमारे पास नंबर था ये वाला, तो इसको हमने यहाँ पे इस तरह से बेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो पहले हमने इस एरो को लिया, इसका 5 मल्टीप्लाई किया 5 से, 5 की बेस हमने पावर कितनी रखी 0 और देन डेल की पावर 1। अब हमारे पास क्या है कि ये नंबर है डेल एंड एरो, तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने डेसिमल वैल्यूज़ में रिप्रेजेंट करना है। तो डेसिमल वैल्यूज़ में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे, इसको हम 5 की पावर 0 से और 5 की पावर 1 से, बिकॉज हम राइट से लेफ़्ट से राइट आते हैं, ठीक है, तो हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि ये शेप जो है डेल ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है 1 को, और ये एरो जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है 4 को। इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास 1 है, 1 को जब हम 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, और जब हम यहाँ पे 4 है, 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई 1। अब अब हमने क्या किया, 1 को 5 मल्टीप्लाई किया 5 से तो हमारे पास आ गया 5। यहाँ पे हमने 4 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो हमारे पास आ गया 4। 5 और 4 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। सेम इसी तरह से नेक्स्ट भी क्वेश्चन है। यहाँ पे ये देखें 1 2 3 4, ठीक है, 4 नंबर्स हैं तो उनको हमने राइट से स्टार्ट करना है। 5 की पावर 1 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3। देन इनको थोड़ा सा हमने जैसे पहले उसको सॉल्व किया उसी तरह से थोड़ा सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेना। देन हमारे पास है बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स की बेस कितनी होती है 2, बिकॉज इसमें 2 ही नंबर होते हैं 0 एंड 1, तो आपने याद रखना है बाइनरी नंबर्स की बेस कितनी है 2। यहाँ से आपने बस ये करना है। 0 1 को क्या कहते हैं हम बिट। ये MCQs के लिहाज से आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आपने बाइनरी नंबर की रिप्रेजेंटेशन यहाँ से देख लेनी है। वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्टली बताऊंगी एवरेजेस का,
तो अभी मुझे उम्मीद है कि आपने लेक्चर लिए होंगे और लेक्चर से आपको एवरीथिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी। मैं बस आपको वो बता रही हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, जो पूछा जाएगा, जिस तरह से पेपर में पूछा जाता है, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट हैं जो इस सब्जेक्ट को लेके कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद आपने ये जो है रिप्रेजेंटेशन ये आपने सीखनी है और ये हो सकता है कि 5 मार्क्स की आए, ठीक है, कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये रिप्रेजेंट आ जाती है। ये फ्रैक्शन की भी आपने देखनी है, सेम उसी तरह से है, ठीक है। ये क्या है कि यहाँ पे हमारे पास बेस 2 थी, इसलिए हमने क्या किया, क्वाइट से जो पहले थी उसको हमने 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया एवरी नंबर को। उसके बाद हमने माइनस वाली से किया, देन हमने क्या किया, 2 की पावर 3 क्या बन रहा था 8, सारे को सिंप्लीफाई किया और उनको ऐड कर लिया। बस जस्ट वही है जो मेथड मैंने आपको ऊपर बताया था। लेसन नंबर 2 में क्या है, अगेन वही है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, तो वो हम पीछे सीख चुके हैं। यहाँ पे आपको 2 मेथड बताए गए हैं। सम ऑफ वेयर्स मेथड, वही मेथड जो मैं पीछे आपको बताया सेम वही है, ये आपने करना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है सम ऑफ नॉन ज़ीरो टर्म्स, ठीक है। सम ऑफ नॉन ज़ीरो टर्म्स, सम ऑफ नॉन ज़ीरो टर्म जो है वो एक क्विक मेथड है। उसमें क्या होता है कि जो ज़ीरो टर्म्स होती हैं उनको हम मल्टीप्लाई नहीं करते बेस से, जो हमारे पास 1 होती है जस्ट हम उनको मल्टीप्लाई कर लें। लाइक ये देखें, यहाँ पे अगर 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 1 से, और इसको 2 की पावर कितना है यहाँ पे 2 की पावर, ये 0 था, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 से डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इन 0 को हम कुछ भी नहीं करेंगे, इनको लेफ्ट कर देंगे। तो ये एक क्विक मेथड है। उसके बाद हमारे पास है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। इसमें हमारे पास सम ऑफ वेयर्स ये हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, लाइक हमारे पास ये 411 नंबर था, तो इसका हमने सम ऑफ वेयर निकालना था। तो हमने क्या किया, हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेना तमाम स्टूडेंट्स को आता होगा। तो हमने एलसीएम लेना है, ठीक है, और इसको डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड के आपको पता है जब हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम नहीं चले इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसको डिवाइड करना है या फिर हाँ, इसको हमने डिवाइड करना है। डिवाइड करके हमारे पास जो ऊपर आंसर आएगा, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिखना है हाईएस्ट वेस्ट में, और जो हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा वो हमने अगेन नीचे लिख लेना है। ठीक है, इसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है और यहाँ से लिखते जाना है। देन इसको डिवाइड करना है, देन इसको, ठीक है, तमाम नंबर्स को डिवाइड करना है, यहाँ पे हाईएस्ट बेस लिखते जाना है। उसके बाद यहाँ फिर आप इस तरह से कर सकते हैं, इसको बेस 10 की फॉर्म में लिखें, ठीक है, और इसमें वो वाली टर्म जिसमें 10 की बेस सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, वो वाली टर्म आपको उसको ऐड करें, इसको सॉल्व करें और उसको यहाँ पे लिख दें। देन इसका बाइनरी नंबर यहाँ पे लिखें, ठीक है, और यहाँ पे जो रिमाइंडर्स थे 15527 यहाँ पे वो ऐड हो रहे हैं, इन सब को आपने ऐड करना है। बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है, और अगर आपको नहीं समझ आई तो आप इसका लेक्चर लें, व्यू वाला जो है वो ही ले लें चाहे। अगेन उसी तरह से है, ठीक है, हमारे पास ये नंबर था 392 और इसको हमने डिवाइड किया, तो जब हमारे पास क्वेश्चन आया यानी कि जो ऊपर था आंसर, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे आया, उसको हमने लिख लिया, और जो रिमाइंडर नीचे बचा उसको वो हमारे पास 0 था, 0 इधर लिख लिया। अगेन इस 196 को लेना है, इसको अगेन डिवाइड करना है, जो आंसर ऊपर आएगा वो यहाँ पे लिखना है, जो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे लिखना है। अगेन इसी तरह से इस नंबर को लेना है और इसी तरह से प्रोसेस करते जाना है जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता। उसके बाद ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी आपने नहीं करना। ये इंटीजर पार्ट और हाँ जी, ये क्या है कि इसको भी आपने डिवाइड करना है, ठीक है। जो आपके पास इंटीजर पार्ट आएगा यानी ये पॉइंट से पहले जो आएगा वो आपने यहाँ लिखना है, और जो पॉइंट के बाद आएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। बिल्कुल सिंपल सा है। एडिशन जो है, बाइनरी एडिशन, ये इंपॉर्टेंट है और ये MCQs में भी पूछी जाती है। बाइनरी एडिशन में हम क्या करते हैं, लाइक हमारे पास फर्स्ट नंबर 2 नंबर या फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल जो है ये बाइनरी एडिशन का है, और हमारे पास रूल क्या है कि जब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों 0 होंगे तो हमारे पास सम जो है वो 0 होगा और कैरी भी 0 होगा। सेकंड रूल क्या है कि जब हमारे पास फर्स्ट नंबर 0 और सेकंड नंबर 1 होगा तो हमारे पास सम क्या होगा 1, कैरी 0 होगा। जब हमारे पास फर्स्ट नंबर 1 और सेकंड नंबर 0 होगा तो देन हमारे पास सम जो है वो 1 होगा और कैरी क्या होगा 0। बट फोर रूल क्या है कि जब हमारे पास फर्स्ट नंबर 1 होगा, सेकंड नंबर 1 होगा तो सम हमारे पास 0 होगा, बट क्या होगा कि कैरी जो है वो हमारे पास
1 होगा। बिकॉज इस एडिशन के हवाले से हमारे पास क्या है कि जब हम 1 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 10 बन जाता है, ठीक है। इस बाइनरी एडिशन के हवाले से जब हम 1 को ऐड करेंगे हमारे पास 10 आ जाएगा, और 10 का 0 हमारे पास साम आ गया, और 1 जो है वो कैरी चला गया। तो ये टेबल आपने ध्यान से करना है और इसी तरह से इसको याद करना है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ सम लेके बताए गए हैं, तो ये आपने करने हैं, बहुत ही सिंपल हैं ये। नेक्स्ट है हमारे पास, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास 4 नंबर थे और इनका हमने सम निकालना था। तो कैसे निकाला हमने कि 1 0 0 है, तो ये तो ऐड नहीं होंगे। 1 और 1 2 1 है, 1 1 ऐड हुआ तो हमारे पास 10 होगा, 0 आ गया तो एक हमारे पास यहाँ पे कैरी चला गया, वो हमने ऊपर लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास नीचे क्या है कि 1 1 10 हो गया, वो तो उसका तो 0 आएगा, ठीक है। और 1 और एक ऊपर जो 0 कैरी का 1 था, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए 1 1 10, तो यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 10 कैरी में आ गया। तो इसी तरह से आपने करना है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन का ये टेबल भी आपने याद रखना है। उसमें क्या था कैरी, और इसमें क्या है बोरो। इसमें क्या करते हैं, उसमें हम जमा करते थे, यहाँ पे हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। 2 नंबर है हमारे पास, अगेन जब हमारे पास फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दोनों 0 होंगे तो हमारे पास डिफरेंस जो होगा वो भी 0 होगा और बोरो भी 0 होगा। बट जब रूल 2 क्या है कि जब हमारे पास फर्स्ट नंबर 0 और सेकंड नंबर 1 होगा तो डिफरेंस हमारे पास 1 का है। ये देखें, ये 0 है, 0 में से जब हम 1 निकालेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। बट यहाँ पे एक हमारे पास बोरो भी होगा। बोरो मतलब हम उधार लेंगे। उधार हम कैसे ले सकते हैं, उदाहरण हम इस तरह से ले सकते हैं, बिकॉज ये देखें फर्स्ट नंबर 0 है, सेकंड नंबर 1 है, तो ठीक है। तो 0 से हम 1 तो नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें यहाँ पे बोरो लेना है, हमें उधार लेना है, ठीक है। तो हम उधार लेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा बोरो। तो बाकी अगेन बोरो 0 0 होगा, और ये आपने डिफरेंस जो है ये याद रखते हैं। और एक और बात इस टेबल को याद रखने की ये है कि जब आपके पास सेम वैल्यूज़ फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की सेम वैल्यू होंगी तो आपके पास डिफरेंस जो है वो 0 आएगा। और जब आपके पास फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर डिफरेंट होंगे तो देन आपके पास डिफरेंस जो है वो 1 आएगा। इस तरह से आप याद रखें, इस तरह से आपको याद रखने में आसानी रहेगी। उसके बाद है हमारे पास बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के लिए आप ये याद रखें कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जब भी दोनों नंबर फर्स्ट और सेकंड नंबर, ठीक है, दोनों की वैल्यूज जब 1 होगी तभी हमारे पास प्रोडक्ट 1 होगा, अदरवाइज हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये आपको आने चाहिए। ये कैसे होगी कि मैं आपको बता देती हूँ। 1 को 1 से हमने मल्टीप्लाई, वही टेबल आपने यूज़ करना है जो हमने पीछे देखा है। 1 को 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1। 1 को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। जब हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आया 1, और जब हम 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 0, ठीक है। इसी तरह से इन टेबल्स को यूज़ करके आपने पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर 0 को सबसे मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 को सबसे मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपने एडिशन करनी है, ठीक है, इन सब का सम करना है, नीचे लिखना है। एडिशन आपने कैसे करना है, बाइनरी एडिशन टेबल को आपने यूज़ करना है और एडिशन करनी है। उसके बाद है हमारे पास बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बाय शिफ्ट लेफ्ट, ठीक है। तो जब हमने बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करनी होती है और हमने शिफ्ट लेफ्ट करना होता है, देन हम क्या करते हैं कि हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, ठीक है। शिफ्ट लेफ्ट करने के लिए, लेफ्ट पे शिफ्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस नंबर का आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये नंबर क्या है 3। 3 कैसी है मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, इसकी पावर है क्या, इसकी बेस क्या है 2 की पावर 0, और इसकी बेस क्या है 2 की पावर 1, और 2 की पावर 0 क्या होता है, वो होता है 1, और 2 की पावर 2 की पावर 1 क्या होता है 2, ठीक है। तो 2 + 1 क्या होगा हमारे पास 3। तो इट्स मीन कि ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किसकी है, ये डिजिटल नंबर डेसिमल नंबर 3 की ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 3 2 6 होता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये जो है 1 1 था, ये देखिए ये लेफ़्ट पे शिफ्ट हो गया। अगेन हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 था हमारे पास 12 हो गया, और 1 1 था वो अगेन जो है वो लेफ़्ट पे शिफ्ट हो गया। तो बस यही चीज़ है इसमें। उसके बाद हमारे पास है बाइनरी डिवीजन। बाइनरी डिवीजन में क्या करना है, एक नंबर हमने अंदर रखा, एक को बाहर रखा, ठीक है, और इसको जस्ट आपने डिवाइड करना है सिंपल वे से। अब हमारे पास है शिफ्ट राइट। शिफ्ट राइट जब हमने करना होता है देन हम क्या करते हैं कि हम 2 से
डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब हमने शिफ्ट लेफ़्ट करना है तब हमने क्या करना है, हमने जो भी नंबर है हमारे पास बाइनरी नंबर उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, और जब हमने शिफ्ट राइट करना है तो हमने हमारे पास जो भी बाइनरी नंबर है उसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है 2 पे। तो यहाँ पे डिवाइड ही किया गया है। उसके बाद है आपके पास यहाँ पे एक और चीज़ है MCQs के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, साइंड एंड अनसाइंड नंबर्स, ठीक है। साइंड नंबर कौन से होते हैं, साइंड बाइनरी नंबर जिनके साथ प्लस या माइनस होता है, ठीक है। और अनसाइंड नंबर कौन से होते हैं, जिनके साथ कोई भी प्लस माइनस नहीं होता, ठीक है। और वो जो अनसाइंड नंबर होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। लाइक ये देखिए, ये 5, इस 5 के साथ प्लस या माइनस मेंशन नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस का साइन जो है वो मेंशन नहीं है, तो इट्स मीन ये क्या है, ये एक अनसाइंड बाइनरी नंबर है और ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अनसाइंड नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, तो बस आपने ये याद रखना है। और उसके बाद ये आपने चीज़ याद रखनी है कि नेगेटिव नंबर की जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है वो क्या होती है, 1, और पॉजिटिव नंबर की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है वो होती है 0। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें +13 है, ये एक साइन नंबर है, कैसे, बिकॉज इसके साथ प्लस लगा हुआ है, और ये भी एक साइड नंबर है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये है। और यहाँ पे हमने देखा कि जब हमारे पास पॉजिटिव नंबर होता है तो उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है वो 0 होती है। तो ये देखें, ये एक पॉजिटिव बाइनरी नंबर है तो इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 0 है, और ये एक नेगेटिव साइन नंबर है और इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 1 है। बस यहाँ पे यही बताया गया, और ये आपने 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो आपने याद रखना है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, 1's कम्प्लीमेंट 2's कम्प्लीमेंट, ये तमाम स्टूडेंट्स को आना चाहिए, 1's कम्प्लीमेंट एंड 2's कम्प्लीमेंट। यहाँ पे इसको आप रीड करेंगे तो आपको समझ जाएगी कि 1's कम्प्लीमेंट एंड 2's कम्प्लीमेंट क्या है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि 1's कम्प्लीमेंट एंड 2's कम्प्लीमेंट क्या है। हमारे पास कोई भी बाइनरी नंबर है, ठीक है, उस बाइनरी नंबर को जब हम इनवर्स करेंगे, यानी कि उस बाइनरी नंबर को हम उसकी जो जहाँ जहाँ पे 0 है वहाँ पे हम 1 काट दें, और जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पे हम 0 काट दें, तो वो जो इन्वर्टेड बाइनरी नंबर होगा, जो चेंज हो गया बाया 0 को 1 में और 1 को 0 में चेंज करके जो हमारे पास बाइनरी नंबर आया वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा 1's कम्प्लीमेंट। और देन हम उस 1's कम्प्लीमेंट पे जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2's कम्प्लीमेंट। सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया, बस आप ये याद रखना, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, MCQs के लिहाज से भी और क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये कैसे है। ये हमारे पास नंबर था 01101, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि जब हमने 1's कम्प्लीमेंट फाइंड करना था हमने क्या करना है, हमने इसको इन्वर्ट कर दिया है। जहाँ पे 1 था वहाँ पे हमने 0 काट दिया, और जहाँ पे 0 था वहाँ पे हमने 1 काट दिया, बस ये हमने किया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 1's कम्प्लीमेंट। अब हमने 2's कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। 2's कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, इस 1's कम्प्लीमेंट पे 1 ऐड करके हम 2's कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 2's कम्प्लीमेंट। सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट भी यही कुछ है। उसके बाद आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन के जो रूल्स हैं वो पता होना चाहिए कि जब हमारे पास प्लस में, ठीक है, जब हमारे पास दोनों नंबर्स पॉजिटिव होते हैं तो आंसर भी हमारे पास पॉजिटिव आता है। जब हमारे पास दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं आंसर भी हमारे पास नेगेटिव आता है। और जब हमारे पास एक नंबर पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का हो तो तब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि बड़ी रकम के साथ जो साइन है प्लस या माइनस, जो बड़ी रकम के साथ साइन होगा वो हमारे पास आंसर में साइन आता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। मज़ीद आई थिंक अब इसमें कुछ नहीं है, सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया है। हाँ जी, मज़ीद यहाँ पे कुछ नहीं है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे MCQs के लिहाज से आपने ये देख लेने हैं, ये 3 लाइनें, ठीक है। MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, इसमें से MCQs रिपीट होते हैं। बहुत जल्द MCQs के लिहाज से भी मैं आपको वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर दूँगी, जिसको आप प्रिपेयर करके फुल बाय फुल MCQs जो हैं उनके पेपर में करेक्ट लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 में क्या है, रेंज ऑफ नंबर्स एंड ओवरफ्लोज। तो यहाँ पे आपने ओवरफ्लो का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ।
ओवरफ्लो कॉन्सेप्ट क्या है। अब ये देखिए यहाँ पे हमने एक नंबर 5 बाइनरी नंबर 5 है और बाइनरी नंबर 4 है हमारे पास, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, -7, बाइनरी नंबर ऑफ 7। तो अब इन दोनों को ऐड किया तो ये देखिए जितनी वैल्यूज़ दोनों नंबर्स में थी, फर्स्ट नंबर में भी 4 वैल्यूज़ थी, सेकंड में भी 4 और आंसर में भी 4 आई, इट्स मीन कि ये ओवरफ्लो नहीं है। अगर हमारे पास आंसर में 5 बिट्स जो हैं वो रिजल्ट के तौर पर आती है, आंसर के तौर पे आती है, तो देन हमारे पास जो 5 वाली बिट होनी थी आंसर में वो हमारे पास ओवरफ्लो होना था। यहाँ पे नीचे मैं आपको मज़ीद जो है वो क्लियर कर देती हूँ। ये देखिए फर्स्ट नंबर हमारे पास 4 डिजिट का है, सेकेंड नंबर में हमारे पास 4 बिट्स का है, बट आंसर जो है वो हमारे पास 5 बिट्स का है। तो अब ये 5 वाली जो बिट है जो एक्स्ट्रा है वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास ओवरफ्लो होगी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का आपने यहाँ से ये बस याद रखें, एक तो ये MCQs यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बन रहा है, ये वाला MCQs, ठीक है, बार बार पेपर में रिपीट हुआ है, तो ये आपने देखना है। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में सबसे पहले आपके पास क्या होता है, साइन होता है प्लस या माइनस, देन आपके पास एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट जो वो पॉइंट से जो पहले होता है, ठीक है, उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। देन हम आपके पास क्या होता है उस नंबर में, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में मैंटीसा जो पॉइंट के बाद होता है। ये तीन चीज़ें जो हैं वो आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में होती हैं, साइन, एक्सपोनेंट एंड मैंटीसा। तो देन आपने रिप्रेजेंट काट लेना है, 8 बिट का एक्सपोनेंट होता है, 23 बिट्स का मैंटीसा होता है और एक साइन बिट होती है जिसमें 0 या 1 होती है, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव। बस आपने ये याद रखना है ये, ठीक है। उसके बाद है डेसिमल नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो इसमें आपने देखना है कि आपके पास एक होता है साइन, 2 एक्सपोनेंट और बाकी सारा मैंटीसा, और 15 बिट ये नंबर होता है। ये नंबर आप ना भी याद रखें तो कोई नहीं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का बस आप याद रख लें। नेक्स्ट जो है इसमें मुझे लगता है कुछ नहीं है, फिर भी मैं एक दफ़ा देख लेती हूँ ताकि कोई चीज़ जो है हमारी मिस ना हो जाए जो इम्पोर्टेंट हो। हाँ जी, यहाँ पे कुछ नहीं है। अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स सेम वही है कि नंबर्स को ऐड किया गया है और मुझे उम्मीद है ऐड करना आपको आता होगा, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। उसके बाद है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर्स। हेक्साडेसिमल नंबर्स आपको पता होगा जिसकी बेस जो होती है वो 16 होती है, ये आपने MCQs के तौर पर याद रखता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस कितनी होती है, 16, ठीक है। तो ये देखें, और इसमें हमारे पास कितने नंबर होते हैं, इसमें हमारे पास नंबर होते हैं 0 to 7, यानी कि 8 नंबर होते हैं हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर्स में। तो उनको डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और 16 नंबर्स होते हैं। हेक्साडेसिमल की बेस 16 है, इट्स मीन कि हमारे पास हेक्साडेसिमल में कितने नंबर होते हैं, टोटल 16, 0 to 15। तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये आपने देख लेना है, उसकी डेसिमल, बाइनरी और हेक्सा रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद है आपके पास अगेन वही टेबल है, वहाँ पे 15 तक था, यहाँ पर 16 से 39 तक है, ये भी आपने देख लेना। उसके बाद है आपके पास बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्जन। बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्जन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपने देख लेना है। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ किस तरह से आपने करना है। लाइक आपके पास ये बाइनरी नंबर गिवन है, तो इस बाइनरी नंबर से आपने क्या करना है, इस नंबर को कन्वर्ट करना है आपने हेक्सा में। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप राइट से स्टार्ट होंगे, आप 4 नंबर्स का पेयर बनाते जाएंगे। इन 4 का पेयर बन गया, नेक्स्ट 1 0 0 और 1 का पेयर बन गया, नेक्स्ट 4 डिजिट, देन नेक्स्ट 4 का पेयर बना लेंगे, ठीक है। देन आप देखेंगे कि बाइनरी में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4 हो गया, और 2 की पावर 1 जो है वो 2 हो गया। तो इट्स मीन 4 + 2 6, तो इट्स मीन ये 4 डिजिट जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 6 को। इसी तरह से आपने हेक्साडेसिमल में ये सारा देख लेना है, तो इस सब को फिर इकट्ठा लिख लेंगे, वो आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास है डेसिमल टू
बाइनरी, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल नंबर आपको गिवन किया है इस दफ़ा, और इस दफ़ा आपको कहा गया है कि आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। आपने कैसे करना है, ईच नंबर को आपने 3 की आपने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखनी है, 1 की, D की, F की, ठीक है। तो वो नंबर जो है इकट्ठा आप करके लिखेंगे तो वो आपके पास बाइनरी नंबर आ जाएगा। सिंपल आपके पास एक डिवीजन, रिपीटेड डिवीजन बाय 16, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अगेन आपने बार बार इस नंबर को 16 से डिवाइड करना है, ठीक है, बिकॉज इसकी बेस जो है वो हेक्साडेसिमल में 16 है। तो इस नंबर को आपने 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। जो आपके पास क्वेश्चन 2 पर आंसर आएगा वो आपने यहाँ लिखना है, जो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे लिखना है। अगेन इस क्वेश्चन को लेना है और 16 पे डिवाइड करना है, क्वेश्चन और रिमाइंडर जो आएगा वो लिखते जाना, रिपीट करना है जब तक आपके पास 16 बेस जो से लेस नंबर ना आ जाए, ठीक है। 16 से 8 लेस है तो इस अर्थ मीन के बस यहीं तक आप करेंगे। यहाँ पे आपके पास सम ऑफ वेयर्स है, सेम वही आंसर रिप्लाई है, सेम वही मेथड है जो हमने पीछे देखा है। उसके बाद हेक्साडेसिमल एडिशन, हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन जो हमने आप पीछे देखा है, ये आपने दोनों जो हैं सीख लेने हैं कि किस तरह से करना है। ऑक्टल नंबर में आपने याद रखना है कि इसकी बेस जो होती है वो 8 होती है, MCQs में पूछा जाता है। और इसमें टोटल नंबर्स कितने होते हैं, 8। बेस 8 है तो नंबर्स भी इसमें कितने होंगे, 8। और इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे बताया गया, ये आपने देखना है। बस यही 2 चीज़ें आपने यहाँ से देखनी हैं। अगेन वही ऑक्टल का ही बताया गया है। देन ऑक्टल को आपने बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। ऑक्टल जो होता है वो 3 बिट होता है। तो इट्स मीन कि आपने क्या करना है कि जो बाइनरी नंबर आपको गिवन है उसके आपने 3 बिट जो हैं वो अलहदा कर लेनी है। फर्स्ट 3, सेकंड 3, ठीक है, उनके पेयर बना लेना है। देन आपने देखना है कि ये फर्स्ट 3 बिट जो हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाइनरी में, ठीक है। तो वो 6 को सब ने आपने लिख लेना। देन आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास ऑक्टल में होगा। बहुत ही सिंपल सोल्यूशंस हैं। उसके बाद है आपके पास के रिपीटेड डिवीजन बाय 8, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड क्या है कि आप जो आपके पास नंबर है उसको आप बार बार 8 से डिवाइड करो, जो क्वेश्चन और रिमाइंडर आए वो नीचे लिखो। तो हमने जैसे पीछे किया था सेम हमने उसी से करना है। सम ऑफ वेयर्स मेथड, सेम वही मेथड जो हमने पीछे देखा है। अगेन उसी तरह ऑक्टेल की भी एडिशनल सब्ट्रैक्शन है, ये भी आपने सीखनी है। मज़ीद इस लेसन में आई थिंक कुछ नहीं है, ये है एक्सेस कोड, ठीक है। एक्सेस कोड या आपने लाइन देख लेनी है फर्स्ट MCQs के लिहाज से। उसके बाद आपने ये एक्सेस कोड का टेबल जो है ये आपने देखना है। वैसे एक्सेस कोड का टेबल जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो होगा BCD क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल 4 बिट ये कोड होता है, ये आपने याद रखना है। इसमें 10 डिजिट्स होते हैं 0 to 9। BCD कोड इसकी बस डेफिनेशन देख लें, अगेन वही है, ठीक है। किस तरह से आप 1 को 0 को बाइनरी बस रिप्रेजेंटेशन है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। BCD की भी एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, सेम उसी तरह से जिस तरह से आपने पीछे देखा था। उसके बाद है हमारे पास ग्रे कोड। ये ग्रे कोड जो है ये आपने करना है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसका टेबल भी आपने सीखना है लेक्चर से, जो वीडियो लेक्चर वीडियो का है उसको उससे आप सीख सकते हैं। उसके बाद ये नीचे इतनी डिटेल बताई हुई है, ये आपने नहीं करनी है। अल्फ़ामेरी ASCII कोड भी आपने नहीं करना। यहाँ से आपने 1-2 MCQs बनना है, जस्ट वही करना है। ये देखिए 8 बिट कोड एक्सटेंडेड ASCII कोड हैज़ 256 यूनिक कोड्स, ये आपने लाइन करनी है। उसके बाद एक आपने ये करनी है कि 8 बिट ASCII कोड जो होता है उसमें कितनी कोड्स होते हैं, उसमें 128 होते हैं। ये MCQs दोनों जो हैं बार बार रिपीट हुए हैं, ये 2 MCQs ही जस्ट आपने यहाँ से करने हैं। उसके बाद है हमारे पास पैरिटी बिट, ठीक है, पैरिटी मेथड। तो 2 टाइप्स ऑफ पैरिटी आपके पास होती है, और पैरिटी बिट जो है वो डिटेक्ट करती है किसको, एरर को, यह आपने याद रखना है। और 2 टाइप्स होती है, 0 या 1, ठीक है। तो पैरिटी बिट कैसे हो सकती है, मतलब हमारे पास बाइनरी नंबर में 0 था तो वो आंसर में यहाँ, ठीक है, डिलीवर करते हुए वो क्या होगा, 0 को 1 में चेंज कर दे। तो वो 0 से 1 में चेंज होना क्या होगा, वो पैरिटी बिट होगा या पैरिटी एरर होगा। तो पैरिटी बिट 2 टाइप्स होती है, इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी।
ठीक है। तो ये नंबर ऑफ़ वंस को ऐड करके तो हमें पता चलता है कि इवन है यहाँ नहीं। ये देखिए यहाँ पे बताया गया है इवन पैरिटी मेथड जो है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम नंबर ऑफ़ वंस को ऐड करते हैं। अगर नंबर ऑफ़ वंस इवन है तो क्या होगा कि उसमें पैरिटी होगी। और अगर यहाँ पे देखें वंस इन द मैसेज पेंडिंग पैरिटी बिट इज़ आइदर सेट टू 0 और 1 टू मेक द टोटल नंबर ऑफ वंस टू बी इवन। ठीक है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड होंगे तो इट्स मीन उसमें पैरिटी बिट होगी, एरर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास लेसन 5। लेसन 5 में हमारे पास आ गया लॉजिक गियर्स। लॉजिक गियर्स सेम वही हैं जो हमने पीछे देखे थे, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। ठीक है। तो यहाँ पे आपने जस्ट इसका थोड़ा सा ऊपर से ये देखना है, इतना कर लें, ये 2 लाइनें करनी है। उसके बाद आपने ये इसकी डायग्राम देखनी है, सेम डायग्राम है जो मैंने आपको पीछे बताई थी। उसके बाद आपने इसका ये टेबल देखना है। इसका टेबल ये जो है इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी। ठीक है। तो मैं आपको सिंपल बता देती हूँ इसके टेबल को याद रखने का मेथड कि एंड गेट में क्या होता है कि जब भी हमारे पास एंड जो है उसको हम, ये भी आपने याद रखना है, एंड को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंड गेट जो है वो मल्टीप्लिकेशन की तरह काम करता है। तो जिस तरह मल्टीप्लिकेशन में था कि जब भी हमारे पास दोनों नंबर 1 हो गए तब हमारे पास 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा, तो सेम एंड गेट भी उसी तरह से काम करता है। ये टेबल आपने याद रखना है। और यहाँ पे ये देखा आपको बताया गया है कि एंड गेट को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद ये आपने देखना है। ठीक है। इसको हम किस तरह से इसकी एक्सप्रेशन लिखते हैं, जो भी नंबर हमारे पास हो ए और बी, दरमियान में हम एंड को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। बस यही चीज़ आपने इससे देखनी थी। मज़ीद आपने ये जो इतनी एक्सप्लेनेशन लिखती है ये नहीं करनी। उसके बाद आपके पास है और गेट। और गेट की भी आपने ये 2-3 लाइनें करनी है। और गेट किस तरह से काम करता है, ये प्लस की तरह काम करता है। इसमें भी 2 इनपुट्स होती हैं। ठीक है। जिस तरह से हम एडिशन करते हैं उसी तरह से और गेट जो है वो काम करता है। और गेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से, और इसकी ये डायग्राम है ये आपने देखनी है, और बस। और किस तरह से इसकी एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, ए और बी लिख के दरमियान में उसके हम जमा लिखेंगे। और इसका टेबल कैसा होगा, टेबल सेम वैसा होगा जैसा हमारे पास एडिशन का था। ठीक है। तो सिंपल वे में आपको बता देती हूँ टेबल याद रखने का, और गेट का। ठीक है। तो क्या होगा कि जहाँ भी 1 होगा हमारे पास आंसर में 1 होगा। ठीक है। जब हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास एक भी 1 है तो आंसर में हमारे पास 1 होगा। बस आप ये याद रखिए कि और गेट में, एंड गेट में क्या था कि हमारे पास दोनों 1 होंगे तो हमारे पास 1 होगा, अदरवाइज़ आपके पास 0 होगा। ठीक है। तो और गेट में क्या है कि अगर आपके पास एक भी 1 है तो आंसर में आपके पास 1 आएगा, अदरवाइज़ आपके पास 0 आएगा। सिंपल वे याद रखने का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नॉट गेट है। नॉट गेट की भी आपने यहाँ से इतनी देख लें। ठीक है। इसके बाद इसमें हमारे पास सिंगल ही इनपुट होती है और सिंगल ही आउटपुट होती है नॉट गेट में, ये आपने याद रखना है। और एंड और जो हमने पढ़े उसमें हमारे पास 2 इनपुट्स होती है और 1 आउटपुट होती है। नॉट गेट में नॉट कैसे इन्वर्टर के तौर पे काम करता है, लाइक हमारे पास अगर 0 है तो उसको 1 में चेंज कर देंगे तो वो हमारे पास नॉट गेट है। उसकी आपने डायग्राम देखनी है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बार से, ऊपर बार लगा के। टेबल इसका क्या है कि अगर हमारे पास इनपुट में 0 है तो आउटपुट में हमारे पास 1 आएगा, और इनपुट में 1 है तो 0 आएगा, यानी कि इन्वर्ट कर देगा। उसके बाद है हमारे पास अल्टर गेट, ये आपने नहीं करने। यहाँ पे ये हमारे पास नेक्स्ट आएगा, देन हम कर लेंगे। नैंड गेट का आपको एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है। क्या एमसीक्यूज़ पूछा जाएगा कि नैंड गेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नैंड गेट किससे मिलकर बना है, एक एंड से। ये देखिए ये एक एंड है, एंड गेट, और साथ में ये एंड जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट को। इट्स मीन के नॉट गेट और एंड गेट को मिला के हमारे पास क्या बना, नैंड गेट। तो यहाँ पे यही एक्सप्लेन किया होगा, ये आपने देखनी है एक लाइन। उसके बाद किस तरह से ये काम करता है नैंड गेट, इतना देखते हैं। और इसकी ये डायग्राम देखें, ये डायग्राम भी देखें, ये भी उसी को रिप्रेजेंट कर दिया। पहले एंड गेट की ये डायग्राम है, देन एंड और नॉट दोनों को मिला के हमारे पास क्या बन गया, नैंड। और इसका टेबल भी देखना है। इसका टेबल में
उलट होगा, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास था कि ऐड गेट में हमारे पास क्या होता था, जस्ट यहाँ पे 1 आता था, ठीक है, बाकी सारा 0 होता था। बट जब हमारे पास इसको अगेन हमने नॉट भी करना है, बिकॉज ये नैंड है, तो एंड के बाद हमने नॉट भी करना है, नॉट गेट, ठीक है। तो जब हम नॉट गेट अप्लाई करेंगे वो क्या करेगा, जहाँ पे 1 था वहाँ 0 कर देगा, दूसरे जहाँ पे 0 थे वहाँ पे 1 कर देगा। तो ये हमारे पास नैंड गेट का टेबल है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद है यूनिवर्सल गेट, ठीक है। तो ये तमाम गेट्स जो हैं एज अ यूनिवर्सल गेट, एज अ नॉन गेट। नैंड गेट जो है वो एक यूनिवर्सल गेट है, ये एमसीक्यूज में बार बार पूछा जाता है। उसके बाद ये आपने नहीं करना। नेक्स्ट नैंड गेट, ये भी नहीं करना। इसको आप थोड़ा सा रीड कर लें बस कॉन्सेप्ट के तौर पे, वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको पहले बता रही हूँ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बस इनको आप रीड कर लीजिएगा, और गेट को भी थोड़ा सा। नेक्स्ट क्या है, नॉट गेट। नॉट गेट सेम उसी तरह से और नॉट को मिला के हमारे पास नॉट गेट बन गया, उसका भी आपने टेबल देखना है और इसकी डायग्राम देखनी है। नेक्स्ट है आपके पास लेसन 6। लेसन 6 में भी अगेन वही चीज़ें आ गई हैं, ये देखिए यूनिवर्सल गेट, नॉट गेट, जो लेक्चर 5 में था सेम वही लेक्चर 6 में आ गया। ये देखिए यार, ये चीज़ आपने करनी है, नॉट गेट इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग नॉट गेट। तो इसका ये आप लोगों ने रीड करना है, इतना इतना कर लें। इनका थोड़ा थोड़ा ना कॉन्सेप्ट ले लें किस तरह से ये है। वैसे ये जो है इसकी डायग्राम नहीं पूछी जाएगी, नहीं ये नहीं करना आपने, ठीक है। ये एग्जांपल्स जो हैं ये आपने नहीं करने। उसके बाद आपने करना है ये एक्सक्लूसिव और तमाम स्टूडेंट्स ने करना है। और इसकी ये डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम जो है ये एमसीक्यूज में भी पूछी जाएगी। इसका टेबल भी आपने करना है। और इसका टेबल क्या है कि जब हमारे पास ए और बी दोनों वैल्यूज सेम होंगी तो आंसर हमारे पास 0 आएगा, अदरवाइज आपके पास आंसर 1 आएगा। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, ठीक है, प्लस लगा के और दरम्यान में उसके इर्द गिर्द साइकिल लगा के। एक्सक्लूसिव नॉट भी आपने करना है, सेम उसी तरह से होगा जिस तरह से और था, स्लाइटली डिफरेंस होगा। इसमें भी डायग्राम देखनी है और इसका भी टेबल, इसमें इसका टेबल उससे डिफरेंट है। उसमें क्या था कि जहाँ पे हमारे पास सेम वैल्यूज़ होंगी वहाँ पे हमारे पास 0 होगा। इसमें क्या है कि जहाँ पे हमारे पास सेम वैल्यूज़ होंगी वहाँ पे हमारे पास 1 होगा, अदरवाइज आपके पास 0 होगा। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये प्लस वाला ऑपरेटर लगा के ऊपर बार भी लगाएंगे। नेक्स्ट जो है इसमें आई थिंक कुछ भी नहीं है करने वाला। ये क्या था, डिजिटल सर्किट, नहीं ये भी नहीं आपने करना। TTL CMOS नॉट गेट ऑपरेशन, ठीक है, ये आपने नहीं करनी। इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशंस हैं वो मैं आपको करवाऊंगी, उसमें से MCQs पूछे जाते हैं। ये देखिए, ये आपने याद रखना है यहाँ पे CMOS, ठीक है, CMOS इसका ये नेम आपने याद रखना है MCQs के तौर पर। उसके बाद आपने ये भी कहा जा सकता है डिफाइन CMOS, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपने ये देखना है कि इसकी टेक्नोलॉजी जो होती है वो मोस्टली यूज़ होती है और इसकी पावर कंजम्पशन जो है वो लो है और ये स्लोवर है TTL के मुकाबले में, और चिप डेंसिटी इसकी हाई होती है। ये आपने 2-3 लाइनें देखनी है, मैं आपको सारा ये हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है MCQs में भी और क्वेश्चन में भी। तो ये आपने तमाम लाइंस जो हैं ये आपने देख लेनी है। वैसे इसमें से जो मोस्टली पूछा जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो इसमें से TTL पूछा जाता है, ठीक है, मोस्टली जो है वो TTL पूछा जाता है। सो TTL को अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ IC लॉजिकल गेट्स, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे भी ये टाइम कंज्यूमिंग है एंड कंफ्यूजिंग है, सो वो आपने नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई और पैरामीटर्स आ गए हैं, नो ये भी नहीं करना आपने। ये अब नॉइस मार्जिन देख लें बस, और इसमें से कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है लेसन 7। लेसन 7 में अगेन वही चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। TTL जो है मैंने आपको पहले बताया, TTL और CMOS का जो है डिफरेंस आपसे पूछा जाता है। सो ये 2-3 लाइनें आपने करनी है, ये MCQs भी और शॉर्ट में भी पूछा जाता है। उसके बाद आपने ये देखने हैं ये नेम, ठीक है, ये नेम आपने देख लेने हैं
और कौन सा किससे लो है और कौन सा किससे हाई है, ये आपने देखना है। ये लाइन भी एमसीक्यूज में पूछी जाती है। उसके बाद आपके पास क्या है, हाँ जी, ये भी एक एमसीक्यूज है। ये वाला जो जो मुझे एमसीक्यूज अभी नज़र आ रहे हैं मैं अभी से आपको बता रही हूँ, ये भी एमसीक्यूज पूछा जाता है। उसके बाद इसमें क्या था कि नहीं, इसमें कोई भी एमसीक्यूज नहीं है और ना ही ये क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इसमें भी कुछ नहीं आपने करना, ये सारा आपने नहीं करना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। ये भी आपने नहीं करना, जो इम्पोर्टेंट है जो रिपीट होता है वो ही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपने हर हाल में करना है, उसको नहीं छोड़ना। उसके बाद आप ये फार्मूला देख लें जस्ट, ठीक है। जस्ट आपने फार्मूला देखना है, पावर डिसिपेशन, नो पावर डिसिपेशन भी नहीं करना, डिटेल डिवाइसेस ये भी नहीं करना। उसके बाद ये पावर का फार्मूला देख लें बस, मज़ीद इसमें भी कुछ नहीं करना। वैसे ये देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बट ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। और उसके बाद ये प्रोपोगेशन डिले, ये प्रोपोगेशन डिले की यहाँ पे 2 टाइप्स बताई हैं, ये आपने रीड करनी है, ठीक है। प्रोपोगेशन डिले की हाई कब होता है और लो कब होता है ये आपने देखना है। उसके बाद ये याद रखें कि SPP क्या है, स्पीड पावर प्रोडक्ट, ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। और इसका यूनिट क्या है, SPPS का यूनिट क्या है, जूल, यूनिट ऑफ एनर्जी, ये आपने MCQs के लिए करना है। उसके बाद यहाँ से आपने कुछ नहीं करना, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो जो मुझे नज़र आ रहा है मैं सब चीज़ें आपको बता रही हूँ। उसके बाद हमारे पास लेसन नंबर 8, लेसन नंबर 8 में हमारे पास आ गया बूलियन अलजेब्रा और एंड लॉजिकल सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, लॉजिकल सिंप्लीफिकेशन। तो अगेन वही चीज़ें हमारे पास आ गई। बूलियन अलजेब्रा है तो बूलियन गियर्स हम पार्ट के आए हैं पीछे, वो कौन से थे, एंड और नॉट एंड नॉट, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ पे अगेन बताई गई हैं, उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उनका क्या सिंबल था, ये तमाम चीज़ें मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। यहाँ से आपने देखना है कि वेरिएबल क्या है, ठीक है। वेरिएबल 0 या 1 जो भी है वो एक जो भी वैल्यू है वो वैल्यू को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो ये वेरिएबल की डेफिनेशन आपने करनी है, ये पूछी जाती है MCQs में। उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट भी आपने करना है, ये भी MCQs में पूछा जाता है। लिटरल की भी डेफिनेशन पूछी जाएगी। बूलियन एडिशन हम किस तरह से करते हैं मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये भी आपने करनी है, ये भी पूछी जाएगी। बूलियन एडिशन सेम वही मेथड जो मैंने पीछे आपको बताया था एंड गेट में, सेम वही है, ये अगेन देख लेना है। उसके बाद आपके यहाँ लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा के 3 लॉज है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव ये तीनों भी MCQs में पूछे जाते हैं। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है ये देखें, कम्यूटेटिव लॉ में ये होता है कि A और B की जगह चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, फिर भी दोनों इक्वल होते हैं। ये देखें पहले यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वल के लेफ्ट साइड पे हम कर रहे हैं A जमा B और राइट साइड पे हम कर रहे हैं B जमा A, यानी कि A और B की जगह चेंज करने से कम्यूटेटिव में कोई डिफरेंस नहीं होता, फिर भी वो इक्वल होते हैं। एसोसिएटिव में ये देखें हम A जमा ब्रैकेट BC, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हम क्या कर रहे हैं, हम B और C ब्रैकेट में एड्स मीन के उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, B और C को जमा करेंगे, जो भी आंसर आएगा देन उसको हम ऐड करेंगे A के साथ। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि हम A और B को पहले कर लें तो आंसर सेम वही होगा, इक्वल होंगी दोनों चीज़ें, तो ये एसोसिएटिविटी है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है, ये लाइक ये देखें A डॉट B जमा C, ठीक है। तो इसका हम अगर एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर हम B जमा C को पहले ऐड कर लें, जो भी आंसर आए उसको मल्टीप्लाई कर लें A से, ठीक है, तो वो आंसर, और अगर हम A को पहले B से, ठीक है, A को दोनों से हम अलग अलग मल्टीप्लाई करें, A डॉट B
और ए डॉट सी, ठीक है। दोनों को ए को बी से मल्टीप्लाई करें, ए को सी से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उन दोनों को ऐड करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, दोनों इक्वल होंगे। तो यही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये लॉज जो हैं ये आपने देख लेने हैं। उसके बाद ये रूल्स हैं कुछ, ये रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं। एवरी बच्चे से एक MCQ इस रूल्स में से ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। ये तमाम रूल्स आपने करने हैं। उसके बाद आपके पास है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, MCQs में पूछा जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डी मॉर्गन लॉ में क्या है, डी मॉर्गन लॉ में सिंपल वेज में आपको बता देती हूँ। लाइक आपके पास ये है, ठीक है, तो इस पर आपने डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करना है। डी मॉर्गन अप्लाई ए डॉट बी बार पे कैसे अप्लाई करेंगे कि आपने जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, ए और बी दोनों पे अलग अलग बार अप्लाई कर देना है, और जो दरमियान में साइन होगा डॉट है तो उसको आप मल्टीप्लिकेशन को आप एडिशन में चेंज कर लेंगे, और अगर एडिशन होगा तो उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेंगे। तो बस यही डी मॉर्गन लॉ था। उसके बाद ये जो है ना, ये वाला डी मॉर्गन कैसे अप्लाई हुआ है ये आपने मेथड देखना है, और ये वाला भी देखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं शॉर्ट या लॉन्ग में कि डी मॉर्गन इस पर अप्लाई करें। एग्जैक्टली सेम इसी तरह से क्वेश्चन अपीयर हो सकते हैं, सो उसको आप देख लीजिएगा एक दफ़ा। तो अब हमारे पास क्या है कि ये आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है कि इस तरह से कोई एक्सप्रेशन दी गई हो और कहा जाए कि रूल्स को यूज़ करके आप इसको सिंप्लीफाई करें। तो आपने रूल्स को यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। जो आपने पीछे पढ़े हैं सेम उसको आप अप्लाई करें तो आपके पास इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। ये अब मैं अगर आपको समझाऊंगी तो वीडियो जो है वो बहुत लेंथी होगी, इसलिए आप खुद भी समझ लीजिएगा। पीछे से रूल्स हैं वहाँ से आपने देख लेना है। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म और प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मिड टर्म सिलेबस। सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। सिंपल वे में मैं आपको बता देती हूँ कि सम ऑफ प्रोडक्ट क्या है। यानी कि हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तीनों आपस में जो है पहले मल्टीप्लाई हो रही हैं, देन उन मल्टीप्लाई में होके जो आंसर आ रहे हैं उनको हम सम ले रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट का सम है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ए बी दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, और एक और वैल्यू है ए बी सी, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। और इसका आंसर, ये जो मल्टीप्लाई टर्म हो रही है इनका आंसर, और ये जो मल्टीप्लाई हो रही है इनका आंसर, दोनों को आंसर को हम ऐड कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट थे दो, ठीक है, प्रोडक्ट का हम क्या कर रहे हैं, हम सम ले रहे हैं। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट भी इसी तरह से है कि पहले प्रोडक्ट का आंसर जो है उनका सम लिया जा रहा है, तो हम इसको कहेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। उसके बाद यहाँ से आपने ये MCQs के लिए करनी है, और क्वेश्चंस के लिए भी ये लाइन आपको रीड करनी ही पड़ेगी, ठीक है। कि एन SOP एक्सप्रेशन कैन नॉट हैव अ टर्म ऑफ मोर देन वन वेरिएबल हैविंग एन ओवर बार, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में क्या होगा कि बार जो है वो जस्ट एक वैल्यू पे आ सकता है एक टाइम पे। लाइक इस तरह से नहीं हो सकता कि हम ए और बी दोनों पे इकट्ठा बार लगा दें, ठीक है। इकट्ठा बार नहीं आएगा, ईच वेरिएबल पे अलग, इस तरह से नहीं आएगा। ईच वेरिएबल पे अलग अलग अप्लाई होगा, ए बार, बी बार, सी बार, ठीक है। इस तरह से आ सकता है तीनों पे अलग अलग, लेकिन इकट्ठा ए बी पे बार नहीं आ सकता। ये रूल है, ये आपने करना है। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ सम्स, यानी कि अब हम सम्स जो हैं, सम्स के आंसर का अब हम प्रोडक्ट ले लें। ये देखो ए जमा बी का सम है, ए जमा बी जमा सी का सम है। इन दोनों सम्स का हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, सम्स फॉर्म का प्रोडक्ट। इसके लिए भी सेम वही रूल है कि बार जो है वो सिंगल वेरिएबल पे आएगा, इकट्ठा दो वेरिएबल्स पे नहीं आ सकता। उसके बाद ये डायग्राम आपने देखनी है SOP यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये देखो एंड गेट किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट को। एंड गेट प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट का प्रोडक्ट की जो आउटपुट है, इस प्रोडक्ट की जो आउटपुट है और इस प्रोडक्ट की जो आउटपुट है, दोनों का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सम ले रहे हैं। तो ये क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट। सेम उसी तरह से तीन वैल्यूज़ का हमने सम लिया, उन सम की जो आउटपुट आई उनका हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो ये डायग्राम आपने अच्छे से देखनी है। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ जनरल एक्सप्रेशन टू SOP फॉर्म।
आज ये कन्वर्जन आपने सीख लेनी है वीडियो लेक्चर से। ये थोड़ी लेंथी है सो मैं आपको ये नहीं बता रही। ये एग्जांपल जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाती है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाती है। कैसे हम थोड़ा सा आपको बता दूँ, लाइक ये देखिए एक इनपुट ए है, ये एक नैंड गेट है, यानी कि एंड गेट है। एंड गेट के दो इनपुट हैं, एक ए है और एक क्या है बी, और बी के दरम्यान में नॉट लगाया, इट्स मीन बी बार। तो ए डॉट बी बार यहाँ पे आउटपुट आ गई। ये जो है ये आप वीडियो लेक्चर से सीख लें, ये थोड़ी लेंथी है। ये इवेलुएट कैसे करना है एक्सप्रेशन को, ये भी आपने सीखना है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन आपके पास दी गई है तो रूल्स लगा के, ठीक है, आपने उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है ये भी आपने सीखना है। एक और एग्जांपल सेम उसी तरह से दी गई है, उसको भी पहले आपने बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड करनी है उसकी, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल ये देखें आपको बताई गई हैं इस हवाले से, तो इट्स मीन ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपने सीखना है। एक्सप्रेशन को इवेलुएट कैसे करना है अगेन बताया गया, इसको भी आपने सीखना है। जब आप एक एग्जाम्पल क्लियर कर लेंगे तो आपको दूसरी जो है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। उसके बाद है आपके पास स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म और स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये दो चार लाइनें जो हैं ये आपने रीड करनी है। जब आप इनको रीड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें हम स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में क्या करते हैं। उसके बाद आपने ये एक लाइन देखनी है, ये एसओपी फॉर्म का रूल है, ठीक है। वही बात बताई गई है कि एसओपी फॉर्म यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स का आपने सम लेना है। और उसके बाद क्या है कि एसओपी एक्सप्रेशन जो है वो इस तरह से होती है, इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है? एसओपी स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म का एक रूल ये है कि उसमें जो है वो ईच वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए ईच टर्म में, ठीक है। लाइक ये देखिए यहाँ पे ए सी है, लेकिन पूरी एक्सप्रेशन में हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, ए बी और सी, ठीक है। बट फर्स्ट टर्म में बी जो है वो मिसिंग है और सेकंड टर्म में ए मिसिंग है। इट्स मीन कि ये एक स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म वो होगी जिसमें ए बी और सी तीनों वेरिएबल्स जो हैं एक्सप्रेशन के वो इन्वॉल्व होंगे। तो अब यहाँ पे आपको ये भी बताया गया है कि जो नॉन स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म है उसको आप स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म कैसे बना सकते हैं, ये आपसे इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो उसके लिए हमारे पास रूल है कि नॉन स्टैंडर्ड एसओपी को स्टैंडर्ड में कन्वर्जन करने के लिए आपने क्या करना है, आपने ए जमा ए बार इक्वल 1 होता है, यानी कि जो भी आपके पास वेरिएबल मिसिंग होगा उसको आपने इस तरह से लगाना है ए जमा ए बार। अगर आपके पास बी मिसिंग है तो आपने लगाना है बी जमा बी बार, ठीक है। तो वो इक्वल किसके होगा, 1 के। एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। लाइक मैं आपको यहाँ पे आप बता देती हूँ एक एग्जांपल ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपके पास ये नॉन स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म थी, आपने इसको एसओपी फॉर्म स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो सबसे पहले आपने देखना है यहाँ पे मिसिंग क्या है। यहाँ पे मिसिंग है आपके पास बी और यहाँ पे आपके पास मिसिंग है ए। तो इसलिए हमने क्या किया, तो बी जमा बी बार जो है वो हमने यहाँ पे लगा लिया, बिकॉज बी यहाँ पे मिसिंग था और यहाँ पे ए मिसिंग था, तो ए जमा ए बार हमने लगा लिया। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो ए और सी को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक दफ़ा इस बी से और ए सी को एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे इस सी से। तो इस तरह से हमारे पास दो बी वाली ये टर्म बन गई। इसी तरह से हम बी सी को एक दफ़ा सिंपल ए से और एक दफ़ा ए बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 4 जो है वो टर्म्स बन गई। इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म अगेन उसी तरह से है स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म, ठीक है। और अगर इसमें एक्सप्रेशन के तमाम वेरिएबल जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होंगे तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म वही होगी जिसमें ईच वेरिएबल जो है वो इन्वॉल्व होगा। लाइक ये देखिए ए जमा बी सी। पहले आपने सबसे पहले देखना है कि एक्सप्रेशन में तमाम वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, लाइक ए बी सी और क्या है डी। तो फर्स्ट टर्म में डी जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, इट्स मीन कि ये एक स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म नहीं है। तो इसको पीओएस यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम को स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमारे पास क्या रूल है कि ए बार जो है वो हमने इंक्लूड करना है। जहाँ जहाँ पे मिसिंग होगा वहाँ पे आपने ये रूल अप्लाई करना है। और उम्मीद है कि फ़र्स्ट जो मैंने एग्जांपल आपको करवाई है उससे आपको ये भी क्लियर होगा कि आपने किस तरह से इसको सॉल्व करना है।
उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो आ गया है, वो है मीन टर्म्स और मैक्स टर्म्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मीन टर्म और मैक्स टर्म है क्या। मीन टर्म क्या है, वो है एसओपी फॉर्म, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म जो है वो एक मीन टर्म है, और स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म यानी कि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम जो है वो मैक्स टर्म है। ठीक है, उसके बाद ये टेबल है, टेबल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए आपका कॉन्सेप्ट। मज़ीद अगर आप मज़ीद सीखना चाहें पूरा टेबल तो आप वो वीडियो लेक्चर्स से देख सकते हैं। व्यू के लेक्चर्स लें, बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, लेंथी लेकिन अच्छे लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो ए बी सी 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, और ये हमारे पास मीन टर्म है और ये मैक्स टर्म है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बताया गया होगा, नहीं बताया। मीन टर्म में हमारे पास क्या होता है, मीन टर्म में जब हमारे पास किसी वेरिएबल के ऊपर बार होता है तो उसका मतलब होता है कि उसकी वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। और मैक्स टर्म में हमारे पास क्या होता है कि मैक्स टर्म में ए बी सी के ऊपर जब बार नहीं होता तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो इन जीरोस को लेके आपने मीन टर्म और मैक्स टर्म की एक्सप्रेशन जो है ये लिखनी है। ये कैसे लिखनी है, लाइक हमारे पास हम मीन टर्म लिखना चाहते हैं, और मीन टर्म में मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास 0 होता है तो उसका मीन होता है कि हमारे पास बार आएगा। इट्स मीन 0 है तो ए का बार आएगा, ठीक है। और देन मीन टर्म में क्या होगा कि बी भी 0 है तो बी का भी बार आएगा। देन सी जो है वो 1 है, तो मीन टर्म में सी 1 जब होता है तो उसके ऊपर बार नहीं आता, तो इट्स मीन कि ये एक्सप्रेशन बन गई। तो जस्ट इसी तरह से ये एक्सप्रेशंस बनानी आपको आनी चाहिए, बस यही था इसमें। उसके बाद है कन्वर्टिंग एसओपी, स्टैंडर्ड एसओपी टू स्टैंडर्ड पीओएस। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है कि एसओपी, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म को कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है, इसलिए आपने इसको अच्छे से सीखना है। थोड़ा सा बता देती हूँ किस तरह से है। ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है कि ये किसको रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। तो ये मीन टर्म है, मीन टर्म में मैंने आपको बताया था जहाँ पे बार्ड होगा वहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या होगी, वेरिएबल की 0। इट्स मीन के तीनों पे बार्ड है तो इट्स मीन कि ये तीनों 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 का सम 0 ही होता है, ठीक है। इस तरह से आपने तमाम वेरिएबल्स की, तमाम टर्म्स की आपने बाइनरी फॉर्म इस तरह से निकाल लेनी है। जहाँ पे 0 आना है वहाँ पे 0 लगाएं, जहाँ पे 1 आना है वहाँ पे 1 लगाएं। लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने कनोशियल सम लिखना है, ठीक है। सम समीशन ए बी सी, 3 वेरिएबल है समीशन ए बी सी, और इस तरह से ये हमने कैसे लिखा, ये हमने इन बाइनरी फॉर्म से लिखा। ये 0 जो है इसका हम सम निकालने, बाइनरी टर्म को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते थे तो हमारे पास 0 आता था, और यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा। 2 कैसे आएगा बता देती हूँ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। 2 की पावर 1 जो है वो किसके इक्वल होगा, 2 के। तो इट्स मीन के इसका हमारे पास क्या आ गया, ये किसको, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किसकी है, 2 की। यहाँ पे 2 आ गया, 3 5 7। इस तरह से जितने भी यहाँ पे ये नंबर्स थे ये आपने यहाँ पे लिख लेने हैं, ठीक है। और उनकी आपने एक्सप्रेशंस भी यहाँ पे लिख ली, ये वाली। अब आपने देखना है कि जो नंबर यहाँ से मिसिंग है, ठीक है, वो नंबर आपने लिखने हैं, और उन नंबर्स की आपने जो है पीओएस फॉर्म लिखनी है, जिनकी मैक्स टर्म फॉर्म लिखनी है। और देन आपके पास जो है ये पीओएस जो था ये वाला, ये आपके पास कन्वर्ट हो गया कि इसमें पीओएस में, प्रोडक्ट ऑफ सम्स में। और वो जो नंबर मिसिंग थे वो कौन से थे, लाइक ये देखें यहाँ पे 1 मिसिंग है, यहाँ पे 4 मिसिंग है, और यहाँ से 6 मिसिंग है, तो ये यहाँ पे आ गया कनोशियल प्रोडक्ट। उसके बाद आपने देखना है कनोशियल सम जो है उसको आप समीशन से रिप्रेजेंट करते हैं, और कनोशियल प्रोडक्ट तो आपको इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड था ये। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो आप मज़ीद ये यूट्यूब से लेक्चर लें या फिर व्यू के जो लेक्चर्स हैं वो लें। उसी तरह से अगेन बताया गया है, ये आपने जैसे मैंने आपको बताया वही आप एग्जांपल कर लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है कर्नफ मैप। कर्नफ मैप, सबसे पहले तो कर्नफ मैप की आपने डेफिनेशन करनी है, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है अरेज की फॉर्म में, और इसमें एडजेसेंट सेल्स होते हैं, और क्या होता है कि इसमें 2 3 और 4 एंड 5 वेरिएबल्स होते हैं। उसके बाद आपने देखना है 3 वेरिएबल कर्नफ मैप को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन आपने देखनी है। उसके बाद आपने एमसीक्यूज देखना है, 3 वेरिएबल के मैप में कितने सेल्स होते हैं, 8।
बस यहाँ से देखना। उसके बाद आपने 4 वेरिएबल करना, मैप को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखना है। और इसमें कितने सेल्स होते हैं 4 वेरिएबल में, 16। या MCQs के लिहाज से ये बता रही हूँ जो मैं सेल्स का बता रही हूँ। उसके बाद आप ग्रुपिंग किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। 2, 4, 8 और 6, 32, ठीक है। इस तरह से आप ग्रुपिंग कर सकते हैं वंस की। मिन टर्म्स में आप वंस की ग्रुपिंग करेंगे, मैक्स टर्म में आप ज़ीरो की ग्रुपिंग करेंगे। ये लाइन भी आपने याद रखनी है। उसके बाद ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड SOP एक्सप्रेशन की मैपिंग। ये जो है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बिकॉज ये एक लेंथी प्रोसेस है। तो आपने को जो चीज़ें मैंने आप को पीछे बताई हैं कर्नफ मैप के हवाले से, वो चीज़ें बस आप देख लें। नेक्स्ट ये मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये ना करें, फिर भी आप एक एग्जांपल जो है वो अपने वीडियो लेक्चर से सीख लें। एक एग्जांपल आप सीख लेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर ये एग्जांपल आपको आ ही जाए, ठीक है, आ भी जाए, तो आपने क्या करना है, आपने उस एग्जांपल को फॉलो करना है जो आपने एक सीखी होगी। ये तमाम एग्जांपल्स जो हैं सीखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल आप सीख लें तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद डोंट केयर कंडीशंस। डोंट केयर कंडीशंस कौन सी होती हैं? डोंट केयर कंडीशन जहाँ पे हम एक्स जो है वो पुट करते हैं, वो हमारे पास डोंट केयर कंडीशन होती है। MCQs के लिहाज से ही पूछा जाएगा। लाइक ये देखें, ये हमारे पास डोंट केयर कंडीशंस हैं, जहाँ पे हम एक्स पुट करते हैं वो हमारे पास डोंट केयर कंडीशन होती हैं। ये हमारे पास डोंट केयर कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने कुछ नहीं करना। अगेन वही मैपिंग है, या आपने नहीं करनी। अगेन वही एग्जांपल्स हैं जो कि आपने नहीं करनी, जस्ट एग्जांपल 1 जो है वो आप कर लें। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि 5 वेरिएबल कर्नफ मैप। सिंप्लीफिकेशन ऑफ 5 वेरिएबल। नेक्स्ट यहाँ से फंक्शन हैविंग मल्टीपल आउटपुट्स, ये भी नहीं करना। 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ये भी नहीं करना। ये जस्ट आप ये देख लें 7 सेगमेंट डिस्प्ले में कितने नंबर्स होते हैं MCQs के लिए, ठीक है। 0 to 9 यानी कि 10 नंबर्स होते हैं 7 सेगमेंट। और ये 7 सेगमेंट कैसे बना है, लाइक इस तरह से आपके पास ये बना है, ठीक है। और आपने यहाँ से 7 सेगमेंट यानी कि आपने बताना है कि इसमें ज़ीरो जो है वो कौन कौन से वेरिएबल्स जो हैं वो ज़ीरो को रिप्रेजेंट करें। लाइक ये देखिए, ज़ीरो इस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बताना है कि ज़ीरो को कौन कौन से वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A, B, C, D, E, F। ये वेरिएबल जो हैं ये ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम देखें, अगर हम 1 लगाते हैं, ठीक है, हम बताना चाहते हैं कि 7 सेगमेंट पे 1 जो है वो 1 को कौन से वेरिएबल्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 1 किस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें कौन से वेरिएबल आए, B और C। तो बस यही है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और ये 7 सेगमेंट 4 बिट 7 सेगमेंट डिकोडर जो है ये 4 बिट होता है। ये बस आप देख लेना MCQs के लिए। मज़ीद यहाँ से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज इतने लेंथी जो है वो पेपर में नहीं होता। पेपर जो होता है वो आपका शॉर्ट होता है। उसके बाद कंपैरेटर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तमाम स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए। और इसकी बात ये है कि इसमें 3 कंडीशंस होती हैं कंपैरेटर की, जो बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होती। और वो कंडीशंस जो हैं MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कंपैरेटर है क्या। कंपैरेटर में हम 2 वैल्यूज़ को जो है वो कंपेयर करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हमारे पास 1 ऑफ इट्स 3 आउटपुट्स, ठीक है। तो हमारे पास इसमें क्या होता है, 2 इनपुट्स होती हैं और 3 आउटपुट्स होती हैं, ठीक है। मल्टीपल इनपुट्स इसकी होती हैं और इसकी 3 आउटपुट होती हैं कंपैरेटर की। MCQs के लास्ट से ये भी लाइन आपने करनी है। उसके बाद 2 बिट कंपैरेटर में आपके पास A और B 2 होते हैं और इसकी 3 की है। 2 बिट कंपैरेटर में आपके पास 2 इनपुट्स होंगी और 3 आउटपुट्स होंगी।
वो तीन आउटपुट्स क्या होंगी, ग्रेटर दैन, लेस दैन या इक्वल टू। यहाँ पे आपको बताती हूँ, कंपैरेटिव की तीन आउटपुट्स हैं ये वाली, लेस दैन, ग्रेटर दैन या फिर इक्वल टू। तो ये जो लाइनें मैंने हाईलाइट की हैं ये आपने अच्छे से करनी है तमाम स्टूडेंट्स ने। कंपैरेटर की तीन कंडीशंस हैं, कौन सी, लेस दैन, ग्रेटर दैन या फिर इक्वल टू। उसके बाद नीचे से ये आपने कुछ नहीं करना। क्वीन मैक्लेरन, ये जो क्वीन मेथड है ये आपने करना है। ये मेथड जो है ये हम रिप्रेजेंट 5 वेरिएबल्स को कर्नल मैप में रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं, क्वीन। ये जो है क्वीन मेथड के अबाउट आप यहाँ से रीड करना है आपने, बस थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है। मज़ीद इसमें भी कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये 2-3 लाइनें आप क्लियर कर लें कि क्वीन मेथड जो है ये है क्या। उसके बाद ये नेक्स्ट एग्जांपल्स आपने नहीं करनी, इतनी लेंथी एग्जांपल्स जो हैं वो पेपर में नहीं आती, बिकॉज़ आपका पेपर जो है वो शॉर्ट होता है, आई थिंक 1 घंटे का होता है। तो उसमें इतना अगर आप लिखने बैठ जाएँ तो फिर तो आप एक क्वेश्चन पे ही लगे रहें सारा घंटा। कंपैरेटर सर्किट वही अगेन चीज़ें जो कंपैरेटर मैंने आपको पहले बताई हैं वही आपने करनी है, अगेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी आप ना करें। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ अगर आप इनको क्लियर कर लें, इनको अच्छे से समझ लें, सीख लें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका पेपर जो है वो 100 में से 90% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बट शर्त ये है कि आपने ये तमाम चीज़ें जो है ये प्रिपेयर करनी है। उसके बाद है आपके पास और प्राइम नंबर डिटेक्टर, ये आपने नहीं करना। देखिए ना, इतनी चीज़ें हैं जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड बनी हुई हैं और स्टूडेंट्स उसको रट्टा लगाते रहते हैं, ठीक है। उनको पता नहीं होता कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं, ठीक है। वो तमाम चीज़ें करते रहते हैं और इस तरह से उनका टाइम जो है वो भी वेस्ट होता है। उसके बाद आपने ये लाइन देखनी है, ये MCQs के लिहाज से पूछी जाती है, यूनिवर्सल गेट के लिहाज से। उसके बाद इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है जो याद किया जाए। नेक्स्ट भी कुछ नहीं है, मैं थोड़ा पीछे देख लूँ कोई चीज़ रह तो नहीं गई, कहीं ऐसा ना हो हमारी कोई चीज़ इम्पोर्टेंट हो और वो मिसिंग हो जाए। एडजस्टेंट वन डिटेक्टर, इसको थोड़ा सा बस आप देख लें, वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ये आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा होना चाहिए। आप 1-2 दफ़ा रीड कर लें इसे, ताकि अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप इसको डिफ़ाइन कर सकें, आप इसको लिख सकें कि ये क्या है। नेक्स्ट इसमें कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, जो मैंने आपको बताया था बस आपने वही करना है। नेक्स्ट एक्टिव हाई एंड लो, इनपुट एंड आउटपुट नो, ये भी नहीं करनी। ये यहाँ से आप ये कर लें, कम्बिनेशन सर्कल्स जो होते हैं उनकी एक्टिव हाई या एक्टिव लो जो है वो आउटपुट होती है, और बस यही कारण है। कम्बिनेशन सर्कल्स की 2 टाइप्स की आउटपुट होती है, या तो एक्टिव हाई हो सकती है या एक्टिव लो हो सकती है, बस यहाँ से यही करना था। मज़ीद इसमें भी कुछ नहीं है जो आपको करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास लेसन 14। लेसन 14 में क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन ऑड पैरिटी जनरेटर नो, ये भी नहीं आपने करना। ये क्या है, ऑपरेशन ऑफ नो, ये भी नहीं आपने करना। एक्स और एन एक्स नॉर गेट्स, ये मैं आपको पीछे करवा चुकी हूँ, एक्स और एक्स नॉर गेट्स वही आपने करना है, अगेन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कम्बिनेशनल फंक्शन डिवाइसेस, तो यहाँ पे आप ये देख लें, कम्बिनेशनल सर्कल्स जो हैं वो क्या परफॉर्म करते हैं, ठीक है, कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, एडिशन, कंपैरिजन, डिकोडिंग, इनकोडिंग, मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग,
ठीक है, तो बस ये आप नाम याद रख लें कि कम्बिनेशन फंक्शंस क्या हैं। कम्बिनेशन सर्कल्स जो हैं वो क्या फंक्शंस जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। मज़ीद ये एक्स और नॉर ये हम पीछे रीड कर चुके हैं, अगेन बार बार रीड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट हुआ है, वो क्या है, हाफ एडर एंड फुल एडर। हाफ एडर और फुल एडर शॉर्ट क्वेश्चन में बार बार रिपीट होता है और इसके अलावा इसमें से MCQs भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है ये फुल एडर। In digital circuit, the adder which has been described is known as full adder. An adder circuit that has only 2-bit input representing the two single-bit numbers and B does not have carry bit. जिसमें कैरी बिट नहीं होती वो क्या होता है, वो हाफ एडर होता है। मज़ीद यहाँ पे हाफ एडर का फंक्शन जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। ये आपने 2-4 लाइनें जो है मैंने लगाई हैं, हाईलाइट किया हैं, ये आपने करनी है। उसके बाद हाफ एडर का टेबल, उसमें कितनी इनपुट्स होती हैं, 2 इनपुट्स होती हैं, 2 आउटपुट्स होती हैं, ये MCQs में बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो उसके बाद आपने हाफ एडर का टेबल भी एक दफ़ा देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे फुल एडर है, फुल एडर का भी आपने थोड़ी सी 1-2 लाइन रीड कर लेनी है और इसकी इनपुट और आउटपुट देख लेनी है किसमें क्या आती हैं। इसमें फुल एडर में 3 इनपुट्स होती हैं और 2 आउटपुट्स होती हैं। ये MCQs के लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने देखना है। उसके बाद यहाँ से भी आपने कुछ नहीं करना, बस फुल एडर और हाफ एडर का आपने कॉन्सेप्ट जो है वो अपना क्लियर रखना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फुल एडर एंड हाफ एडर। उसके बाद ये लुक अहेड कैरी सर्किट्स किस लिए हम यूज़ करते हैं, प्रोपगेशन डिले को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप कर लिए, बस इसका भी आपने जस्ट कॉन्सेप्ट लेना है कि ये है क्या, ताकि अगर आपको ये पेपर में पूछ लिया जाए तो आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें कि ये है क्या। जब आपने 1-2 दफ़ा इसको रीड किया होगा तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपने इसमें से कुछ नहीं करना, MSI एडर्स। MSI एडर्स नहीं आपने करने हैं, आपने ये फर्स्ट लाइन करनी है MCQs के लिए। उसके बाद आपने यहाँ से कुछ नहीं करना। लेसन नंबर 15 में हमारे पास है BCD एडर। BCD जो है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। BCD क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो सेम वही चीज़ है, अगेन हमें इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपने नहीं करना। 2 डिजिट BCD एडर, ये भी नहीं करना। सब्ट्रैक्शन 2's कम्प्लीमेंट 1's कम्प्लीमेंट और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हम पीछे रीड कर चुके हैं। 4-बिट एडर, ये 4-बिट और 8-बिट एडर जो है ये इसको आप थोड़ा थोड़ा देख लें, ताकि अगर बाई चांस आपसे पूछा जाए तो आप एक्सप्लेन कर सकें। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी वो स्टूडेंट जो फुली पेपर जो है फुली सॉल्व करना चाहते हैं वो एक दफ़ा इसको रीड करके जाएं। ALU क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये आपने MCQs के लिए याद रखना है, ALU क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। उसके बाद यहाँ से भी आपने कुछ नहीं करना। कैरी लुक अहेड हम पहले कर चुके हैं, आपने वही करना है, अगेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन चीज़ें वही बार बार बताई गई हैं, बस थोड़ा सा उनको अगेन डिफरेंट मेथड से एक्सप्लेन किया, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं ये क्या नई चीज़ आ गई है। ठीक है, ये 16-बिट ALU ये आपने नहीं करना। ये देखें इस तरह से, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स इस तरह से तो नहीं आता,
कंपैरेटर्स अगेन आ गए। ये देखें हमारे पास 3 दफ़ा ये कंपैरेटर्स आ गए हैं। तो जब हमने इसको फ़र्स्ट टाइम में ही कर लिया तो हमें अगेन 2 दफ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ें अगेन बताई हैं कि कंपैरेटर क्या करता है, 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करता है और इसकी 3 कंडीशंस हैं, 3 इसकी आउटपुट्स हैं। क्या आउटपुट्स हैं कि लेस दैन, इक्वल या फिर ग्रेटर दैन। वही चीज़ें बार बार रिपीट की गई हैं। नेक्स्ट, इसमें भी आपने कुछ नहीं करना। इटरेटिव सर्किट बेस्ड कंपैरेटर एज प्राइमरी इनपुट एंड आउटपुट स्कैनिंग, नहीं ये नहीं आपने करना। MSI 4-bit कंपैरेटर, ये भी नहीं करना। डीकोडर, अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया है डीकोडर। ठीक है, डीकोडर क्या है? डीकोडर की आपने यहाँ से ये सारी लाइंस करनी है, इतनी कर लें। ठीक है, देन डीकोडर्स जो हैं उनकी, ये डीकोडर्स की जो फर्स्ट लाइन है ये MCQs के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है कि डीकोडर में मल्टीपल इनपुट्स होती हैं और मल्टीपल ही आउटपुट्स होती हैं। उसके बाद बेसिक डीकोडर, डीकोडर की कुछ वेरिएशंस हैं, यानी कि उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन डीकोडर, सिलेक्शन एंड बाइनरी डीकोडर। तो बाइनरी डीकोडर की आपने ये फर्स्ट लाइन देखनी है MCQs के लिहाज से, ये वाली। ठीक है, इसमें n इनपुट और 2 की पावर n जो है वो आउटपुट्स होती हैं। उसके बाद ये 2 to 4 डीकोडर, 2 to 4 डीकोडर यानी कि 2 इनपुट और 4 आउटपुट। ये भी आपने करना है, ये टेबल जो है ये आपने देखना है। इसमें ये देखिए 2 इनपुट्स हैं और 4 आउटपुट्स हैं। 2 to 4 डीकोडर मीन्स 2 इनपुट 4 आउटपुट। ये MCQs में भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ये जो है ये भी आपने नहीं करना। ये MCQs के लिए ये फर्स्ट लाइन जो है ये आप कर लें। इसमें कितनी, ये जो चिप है MSI चिप है, इसमें कितनी इनपुट्स और कितनी आउटपुट्स होती हैं, बस। मज़ीद इसमें भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेसन नंबर 17, लेसन नंबर 17 में हमारे पास अगेन 3 to 8 डीकोडर है। 3 to 8 इट्स मीन कि 3 इनपुट हैं और 8 आउटपुट्स हैं। मज़ीद इसमें भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप याद रखना है 3 to 8 जो है उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है कि 3 इनपुट और 8 आउटपुट। नेक्स्ट, इसमें से कुछ नहीं करना आपने। ये आप देख सकते हैं जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आप पास पेपर्स में भी देख सकते हैं कि यही चीज़ें आपको बताई गई हैं क्वेश्चन के हवाले से जो पूछी गई हैं पास पेपर में। पहले जो पेपर हुए थे उन पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको सेम यही क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद ये 7 सेगमेंट डीकोडर, ये हमने पीछे कर लिया था, अगेन हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि RBI क्या है, ये रिपल ब्लैंकिंग इनपुट, ये MCQs में पूछा जाता है। BCD टू डेसिमल डीकोडर, अगेन वही चीज़ें। इनकोडर, डीकोडर पहले हमने किया था, अब हमने करना है इनकोडर, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डीकोडर एंड डीकोडर, इनकोडर एंड डीकोडर का आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है या फिर इनको अलग अलग पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ये जो इनकोडर है इसकी भी कुछ वेरिएशंस हैं। ठीक है, इसकी भी कुछ टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप क्या है? बाइनरी डीकोडर, और ये आपने फर्स्ट लाइन याद रखनी है। जो हमने पहले बाइनरी डीकोडर देखा था उसमें हमारे पास क्या था कि उसमें हमारे पास n इनपुट्स थी और 2 की पावर n जो थी वो आउटपुट थी। लेकिन बाइनरी इनकोडर में बिल्कुल चेंज है। इसमें क्या है, 2n इनपुट्स हैं और n आउटपुट्स हैं। ये आपने लाइन जो है ये याद रखनी है, MCQs में बार बार रिपीट होती है, इम्पॉर्टेंट MCQs है। उसके बाद नेक्स्ट आपने कुछ नहीं करना यहाँ से, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड जो है ये नहीं पेपर में पूछा जाता। उसके बाद यहाँ से भी आपने कुछ नहीं करना। मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तमाम स्टूडेंट्स ने करना है। डिकोडर, इनकोडर एंड मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर की यहाँ से आपने कुछ लाइंस करनी है। मल्टीप्लेक्सर्स को डाटा सेलेक्टर भी कहते हैं और इनका मेन यूज़ क्या है ये भी आपने देखना है। बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि मल्टीप्लेक्सर जो है उसको डाटा सेलेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है मल्टीप्लेक्सर को डिफ़ाइन करें या फिर डाटा सेलेक्टर्स को डिफ़ाइन करें। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर ही डाटा सेलेक्टर्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए।
देखिए यहाँ पे लिखा है डाटा सेलेक्टर्स, ठीक है। तो ये जब आप 4 लाइनें रीड करेंगे तो इसमें आपके 3 क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एक तो ये कि मल्टीप्लेक्सर क्या है, सेकंड डाटा सेलेक्टर क्या है, या फिर ये कि मल्टीप्लेक्सर का ये डाटा सेलेक्टर का यूज़ क्या है। 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में से पूछे जाते हैं। तीनों लिहाज से जब आप वो 4 लाइनें करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इधर से भी आपने कुछ नहीं करना, बस जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना वही आपसे पूछी जाती हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछा जाता। ये नेक्स्ट जो है ये भी आपने नहीं करना। 8 बिट मल्टीप्लेक्स ये भी नहीं करना। 16 बिट इनपुट मल्टीप्लेक्स, एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीप्लेक्सर डाटा राउटिंग, इनके पास आप नाम याद रख लें। कॉमन एनोड एंड कॉमन कैथोड, ये कॉमन एनोड और कैथोड जो है इनको बस आप एक दफ़ा रीड कर लें, इनका कॉन्सेप्ट हो रहा इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप देख लें, बस मज़ीद इसमें कुछ नहीं करना। उसके बाद पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली 5 मार्क्स का। तमाम स्टूडेंट्स ने करना है पैरेलल टू सीरीज कन्वर्टर। लॉन्ग क्वेश्चन है, इट्स मीन के वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉजिक फंक्शन जनरेटर्स ये नहीं करना। ऑपरेशन सीक्वेंस ये भी नहीं करना। उसके बाद लेसन नंबर 19 है। लेसन नंबर 19 में हमारे पास है डी मल्टीप्लेक्सर। पहले हमने किया था मल्टीप्लेक्सर, अब हमने करना है डी मल्टीप्लेक्सर, और ये डी मल्टीप्लेक्सर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और मल्टीप्लेक्सर जो हमने देखा था उसमें हमने देखा था कि उसको डाटा सेलेक्टर भी कहते हैं, और ये जो डी मल्टीप्लेक्सर है इसको हम डाटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं। इसमें भी आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये कि डी मल्टीप्लेक्सर को डिफ़ाइन करें, या डी मल्टीप्लेक्सर का फंक्शन या पर्पस जो है वो डिफ़ाइन करें, या फिर डाटा डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने ये 4 लाइनें जो हैं ये भी अच्छे से करनी हैं। उसके बाद डी मल्टीप्लेक्सर की भी हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं। प्रोग्राम PLDs, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जब मैंने देखा था PLDs, मैंने आपको कहा था कि ये हम लास्ट में रीड करेंगे। PLDs आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये तमाम लाइन्स जो है इसकी 4 लाइन्स हैं आई थिंक, ये आपने करनी है। PLDs बार बार क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है, और जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट हैं वो पास पेपर में बार बार पूछी गई हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए आपने वो हर सूरत में करनी है, उनको आपने नहीं छोड़ना, ठीक है, लेफ़्ट नहीं करना। और बहुत कम चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, अभी मैंने बहुत चीज़ें जो हैं वो आपको नहीं बताई जो इतनी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद ये MCQs में पूछा जाता है। ये लाइन आपके हैंड और उसको बहुत डीपली मैंने देखा है, देन ये मैं बता रही हूँ आपको क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन MCQs में पूछी जाती है। उसके बाद ये PLDs, ये तमाम जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें से एक ना एक तमाम स्टूडेंट को पूछा जाएगा। PROM, PLA, PLDs और PLA, PAL, ठीक है, ये तमाम आपने करने हैं। 2 लाइनों के हैं। तो गैल आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इतना कर लें। और इसमें ना 1-2 MCQs भी बन रहा है, इसको लिए इसको अच्छे से करना। ये एक फर्स्ट लाइन है, ये MCQs में पूछी जाती है, और उसके बाद ये जो है ये वाली, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी वाली 2 लाइनें जो है इसमें MCQs के तौर पर पूछी जाती हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट आप नहीं करना, नेक्स्ट भी नहीं करना। PLA आउटपुट ये भी नहीं करना। PAL आइडेंटिफिकेशन ये भी नहीं करना। PAL हमने ऊपर कर लिया, तो PAL आइडेंटिफिकेशन नहीं करना। ये जो है ना ये इम्पॉर्टेंट, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 5 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन इतना सा पूछा जाता है। ये किस तरह से पूछा जाता है मैं आपको बता देती हूँ। लाइक आपको इस तरह से दिया गया होगा, ये वाली लाइन एक दी गई होगी, और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितनी इनपुट्स हैं, कितनी आउटपुट्स हैं, और PAL क्या है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपने बतानी है कि PAL क्या है, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक,
उसके बाद आपने बताया 10 इसमें इनपुट्स हैं, जो पहले आएंगी वो इनपुट्स और जो बाद में आएंगी वो इसमें 8 इनपुट आउटपुट्स हैं। और एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिव लो को। ठीक है, तो इसको आपको डिफाइन करना जो है वो आना चाहिए। और ये 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तमाम स्टूडेंट्स ने ये भी करना है और इस तरह के और भी जो क्वेश्चंस हैं हैंड ओवर्स में वो भी करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक दो और इस तरह से क्वेश्चन आएगा, वो भी हमने करना है। गैल ऑपरेशन, गैल का ऑपरेशन क्या है, ये फर्स्ट लाइन वही सेम वही है जो हमने पीछे रीड किया है। ठीक है, तो इसको आप एक दफ़ा अगेन रीड कर लीजिएगा। ये हमने वैसे पीछे भी रीड किया है, जो मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 लाइंस जो हैं वो MCQs के तौर पर पूछी जाती हैं। उसके बाद ये देखिए अनदर सेम वैसा क्वेश्चन आया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपने बताना है GAL क्या है, जेनेरिक अरे लॉजिक। और 16 इसमें इनपुट्स हैं, 8 इसमें आउटपुट्स हैं और V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएबल आउटपुट को। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ये चीज़ें आपने देख लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ से ये देखना है, MCQs के लिए ये पूछा जाता है, ये वाली लाइन बार बार रिपीट हुई है MCQs में। गैल 20V इसमें आपने देखना है 22 जो है वो इनपुट्स हैं, 10 आउटपुट्स हैं। V अगेन वेरिएबल आउटपुट और GAL वही जेनेरिक अरे लॉजिक वाली। इसको थोड़ा सा आप देख लें, इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन जो है वो रीड कर लें ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद OLMC कम्बिनेशनल सर्किट्स, ये आपने नहीं करना। ट्राई स्टेट बफर्स, ट्राई स्टेट बफर्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ट्राई स्टेट बफर आपने रीड करना है और इसकी डायग्राम जो है वो भी पूछी जाती है कि ट्राई स्टेट बफर की डायग्राम बनाएंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल सी डायग्राम है, ये भी आपने देखनी है कि ट्राई स्टेट बफर जो है वो किस तरह से काम करता है, या फिर उसकी क्या जो है वो इसकी क्या डायग्राम है। ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट ये आपने नहीं करना। गैल 16V इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी इनपुट्स हैं, कितनी आउटपुट्स हैं। सेम वही है, ये देखें 8 इनपुट्स और 8 आउटपुट्स। उसके बाद ये वाला, ठीक है, इसके PALs के 3 मोड जो हैं ये पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, सिंप्लेक्स, कॉम्प्लेक्स एंड रजिस्टर्ड। 3 मोड हैं। ठीक है, उसके बाद है कि आपके पास सिंप्लेक्स मोड को थोड़ा डिफाइन किया गया है, ये आपने देखना है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स और रजिस्टर्ड, ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स, ये आपने 2-3 लाइनें करनी है इसकी। और उसके बाद ABEL आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट MCQs के हवाले से। सबसे पहले आपने देखना है कि ये ABEL जो है ये है क्या, ये किसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये एक लैंग्वेज है और एडवांस्ड बूलियन एक्सप्रेशन लैंग्वेज है। उसके बाद आपने करना है कि ABEL इज़ अ डिवाइस इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है ये। उसके बाद आपने ये टेबल करना है। क्या ये टेबल जो है MCQs के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। लाइक ABEL लैंग्वेज जो है इसमें हम नॉट गेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे, एंड को इससे, और को हैश से, और XOR को डॉलर से। ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि इन लॉजिक ऑपरेशंस को ABEL सिंबल्स में हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। MCQs में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद उसकी नोटेशंस, ठीक है, अगर हमारे पास A बार है तो बार क्या है, हमारे पास नॉट है और नॉट को हमने देखा था कि हमने इससे रिप्रेजेंट करना, तो इसके A से पहले हम ये लगाएंगे। इसी तरह से हमने देखा था कि और यानी कि जमा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हैश से, दरमियान में हैश आएगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपने जो है ये देखनी है। उसके बाद यहाँ पे 2-3 रूल्स लिखे हैं ABEL के, ये आपने तमाम स्टूडेंट्स देखने हैं, MCQs के लिहाज से पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से आपने ये नहीं करना। ये यहाँ पे MCQs के लिए आपने करना है इक्वल इज़ अ रिलेशनल ऑपरेटर।
मज़ीद इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद आपने ट्रूथ टेबल शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि ट्रूथ टेबल की डेफिनेशन हैंडआउट्स में कहाँ है। तो ये एक ट्रूथ टेबल की डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होता है, तो इसकी आपने डेफिनेशन देख लेनी है। उसके बाद टेस्ट वेक्टर को भी आप थोड़ा सा बस रीड कर लें, ताकि अगर बाई चांस आपको पेपर में आ जाए तो आप इसको लिख सकें। नेक्स्ट ये डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये पूछा जा सकता है कि डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, या ये पूछा जा सकता है कि इस डिक्लेरेशन को आप डिफ़ाइन करें कि यहाँ पे डिकोडर क्या है, डिवाइस क्या है और ये क्या है, ठीक है। तो इसको डिफ़ाइन आपने किस तरह से करना है, ये 3 लाइनों से, बस ये 4 लाइनें यहाँ से आपने करनी है। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि पिन क्या है। पिन इज़ अ कीवर्ड जो अपर या लोअर केस में हम लिखते हैं। पिन इज़ अ कीवर्ड, MCQs के लिहाज से ये आपने देखना है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो आपको करना है। अगेन ये देखें वही चीज़, ये हम पीछे देख के आए हैं ना, 3 मोड्स होते हैं PL के, सिंपलेक्स, कॉम्प्लेक्स, डुप्लेक्स, तो वही अगेन बताए गए हैं। ये देखिए सिंपलेक्स ये हमने पीछे कर लिया था, अगेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स मोड भी हमने पीछे किया था, वो भी नहीं करना। ABL का इंट्रोडक्शन ये हम करके आए हैं, टेबल्स भी ये देखिए अगेन सेम वही लेसन जो है, वही लेक्चर जो है वो रिपीट हुआ है। ट्रूथ टेबल की डेफिनेशन ये भी हमने की है, अगेन नहीं करनी। तो चीज़ें बार बार वही हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं अब क्या है। यहाँ पे इस लेक्चर में तमाम लेक्चर जो है वो सेम उसी तरह से, बस यहाँ पे ये एक लाइन जो है ये न्यू आई है और ये लाइन जो है इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है। लास्ट लेक्चर मिड टर्म की प्रिपरेशन का लास्ट लेक्चर है 22। इसमें आपने क्या करना है, 1 ऑफ 4 मल्टीप्लेक्सर जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि ये है कहाँ पे, ठीक है। तो ये 1 ऑफ 4 मल्टीप्लेक्सर बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने करना है। उसके बाद यहाँ नीचे से आपने कुछ नहीं करना। सिक्वेंशियल सर्कल्स आल्सो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आपने रीड करना है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कम्बिनेशनल सर्किट्स, यहाँ पे सिक्वेंशियल सर्किट का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और इनको अलग अलग भी पूछा जा सकता है। उसके बाद पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन, आई थिंक ये हमने पीछे भी किया था बट आप अगेन कर लीजिएगा। पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन मैंने आपको बताया था पीछे भी कि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने आपको बताया था सिक्वेंशियल सर्किट की डेफिनेशन, ये आपने दोनों लाइनें करनी है, ठीक है। उसके बाद लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप आल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट। लैच क्या है, लैच टेम्परेरी स्टोरेज है जो स्टेट्स को स्टेबल रखती है, और फ्लिप फ्लॉप भी इसी में आ जाएगा। ये 2-4 लाइनें मैंने आपको बताई हैं, तमाम स्टूडेंट्स ने करनी है। उसके बाद ये एक लास्ट लाइन भी करनी है, इंफॉर्मेशन को डिटेन करता है। ये लास्ट लाइन जो है ये MCQs में भी रिपीट होती है बार बार। उसके बाद नैंड गेट, ये आप एक एक दो लाइन कर लीजिएगा। वैसे ये जो अभी हम ये लैचेस कर रहे हैं ना, ये फाइनल टर्म में मोस्टली फाइनल टर्म में पूछी जाती हैं और मिड टर्म में इसमें से MCQs पूछे जाएंगे। ये टेबल आपने करना है, इस टेबल में से MCQs पूछे जाएंगे। उसके बाद ये नैंड गेट की भी 1-2 लाइन आपने बस रीड कर लेनी है और उसके बाद आपने इसका भी टेबल करना है। इसके भी टेबल से MCQs पूछे जाएंगे। ये टेबल कब इनवैलिड होगा, कब QT होगा, ठीक है। तो ये आपने बस देखना है MCQs के लिए। उसके बाद लेक्चर 23 है। लेक्चर 23 हमारा फाइनल टर्म का लेक्चर है, तो इट्स मीन हमारा मिड टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आप ये तमाम चीज़ें प्रिपेयर करेंगे और अपना पेपर जो है वो अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे। और अगर ये तमाम चीज़ें आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका पेपर जो है वो 100/100 जो है वो करेक्ट होगा। इसके बाद ये आप सब्जेक्टिव तैयारी करें। इसके बाद मैं आपको MCQs जो हैं चैप्टर वाइज, लेक्चर वाइज जितने भी MCQs, आई थिंक 100 MCQs मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, जिनको आप प्रिपेयर करके MCQs में भी फुल बाय फुल ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें
ताकि चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि जब भी मैं आपको MCQs की जैसे ही मैं वीडियो बनाऊँ तो आप उसका आपको नोटिफिकेशन मिले, आप उसको प्रिपेयर करें और अपना पेपर अच्छे से अटैम्प्ट करें। अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो रेकमेंड करें ताकि उनका भी भला हो, उनका भी पेपर अच्छा हो।